आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इसी तरह हमारा K21 चैनल देखते रहें, इसी तरह हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा देखते रहें, अपनी मोहब्बत देते रहें, अपने प्यार देते रहें और साथ साथ क्या है जी, लाइव कॉल आप करते रहें हमारे शो पे। अच्छा जी, आज है जी इतवार का दिन, संडे का दिन है और संडे के दिन होता क्या है, अमूमन हम लोग जो है देर से उठते हैं या कुछ लोग बड़े अच्छे लोग भी हैं जो सुबह सुबह हमारी तरह उठ जाते हैं और शो पे आ जाते हैं। अच्छा जी, इतवार का दिन होता है, छुट्टी का दिन, तो आप पूरे हफ्ते की जो थकावट होती है आपको, आपकी कोशिश होती है कि आप थोड़ा सा अपना नींद पूरा कर लें, साथ साथ आपके जो रुके हुए एक हफ्ते के काम होते हैं वो आप इतवार के दिन करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। अब अच्छा, एक चीज़ तो और भी है कि ये इतवार जो है वो लास्ट इतवार है, क्योंकि आगे आपको पता है रमज़ान माशाल्लाह आने वाले हैं। तो आज के दिन औरतों ने मशीनें भी लगानी है, कपड़े भी धोने हैं और जो जो चीज़ें सेट करनी है वो भी करनी है और जो सामान उन्होंने रमज़ान के लिए पूरा जमा करना है, जो इफ्तार में उन्होंने अपनी फैमिली को पकौड़े, समोसे, रोल, चाट, दही पुल की पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनानी है, वो सारी चीज़ें आज जाके उन्होंने। आज लॉकडाउन है, मुझे नहीं पता बड़े मार्ट जो है वो खुलते हैं कि नहीं खुलते लॉकडाउन में, पर सुना है कि संडे और फ्राइडे सब बंद रहता है। पर मैं भी आज रिस्क लूँगी कि मैं जाऊँगी लेने के लिए, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर देखेंगे आगे किसी दिन। तो ये चीज़ है, रमज़ान आने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगी आप लोगों को, कोशिश करें कि दूरी बना के रखें लोगों से, आप ज़्यादा करीब ना जाएं लोगों के घरों में। जैसे फैमिली होती है अक्सर, आप कभी खाला के घर चले गए, कभी कहाँ चले गए, कभी कहाँ चले गए। कोशिश करें कि इन दिनों में जब कोरोना जो है वो इतना ज़्यादा हमें तंग कर रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा दूर रहें, कम मिलें सबसे, बाज़ारों में कम जाएं, क्योंकि हमें लेनी एक चूड़ियाँ होती हैं और 4 बार हम बाज़ार में जाते हैं। औरतों का ये बड़ा मसला है, मैं औरत हो के कह सकते हैं, इसलिए कोई मसला नहीं है। तो आपने 4-6 जगहों पे बिल्कुल नहीं जाना, चूड़ियाँ लेनी है एक ही जगह जाएं, वहाँ से लें और वापस आ जाएं। एक ही दिन आप शॉपिंग के लिए निकलें, क्या क्या चीज़ें लेनी है आप लिख के रख लें ताकि आपको बाज़ार में फालतू घूमना ना पड़े, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस टाइम ख़तरनाक चीज़ है। सेफ्टी, हम लोग बोल रहे हैं यार अब तो वैक्सीन आ गई है, लगवानी है, आपके लिए नहीं आई, वो एज के हिसाब से लगेगी तो उसमें अभी टाइम लगेगा, इसलिए आप सेफ्टी करें ताकि आप बचे रहें। ठीक है जी, आज जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ, मैं उनसे भी आपको मिलवाती हूँ और हम अपने शो का जो एक सिलसिला है वो शुरू करते हैं जी। हमारे साथ आज मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद, वो तजियाकार भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे हमारा जो आज का टॉपिक है उस हवाले से, तो उनको अपने शो में वेलकम करते हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं, आपको पता है कि इस टाइम रमज़ान आने वाला है, आज हमारा टॉपिक भी यही है कि रमज़ान में लॉकडाउन और महंगाई। दुनिया भर में जब रमज़ान आता है तो आपको पता है कि 50% ऑफ लोग दे देते हैं, 25% दे देते हैं, 30% दे देते हैं, हालांकि मुस्लिम कंट्री नहीं है तो भी दे देते हैं। पाकिस्तान में ये होता है कि 100% हम लोग कोशिश करते हैं कि महंगाई बढ़ जाए। ये महीना ऐसा है कि दर्जी ने भी कमाना है, खैर वो बनता भी है। ये महीना वो है कि हम लोगों ने जो, हमें अगर एक सब्ज़ी 30 रुपये पाव मिल रही है तो वो हमें 60 रुपये पाव मिलेगी। ये बताएं, महंगाई क्या लगता है आपको रमज़ान में कितनी ऊपर जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक महंगाई की बात है और पाकिस्तान में रमज़ान में महंगाई ज़्यादा होती है, तो ये एक ट्रेंड बना हुआ है और पिछले कई सालों से एक चीज़ बनी हुई है। देखें, एक कुछ हिल स्टेशंस हैं और जैसे हमारे नॉर्थ में हैं, तो वहाँ पे सर्दियों में लोग नहीं जा सकते। बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, रास्ते बंद होते हैं, तो वहाँ पे सीज़न होता है गर्मियों का, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, किसी जगह पे इससे भी कम इलाका होता है, थोड़े अरसे के लिए वो इलाका खुलता है, तो वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। तो वहाँ पे वहाँ के जो लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो पूरे साल की कमाई एक महीने में या एक सीज़न में, 3 महीने का, 4 महीने का सीज़न उसमें कर लें, तो बाकी उनको पूरे साल में कमाई का कोई आसरा नहीं होता। तो वो सेम उसी तरह का एक ट्रेंड जो है ना हमारे माशरे के अंदर आया हुआ है कि रमज़ान का महीना आ गया है, और ये एक तरफ से नहीं है, ये दोनों तरफ से है। ख़रीदार की तरफ से भी उतना ही है ये मामला जितना बेचने वाले पे है। बेचने वाले ने अगर कोई चीज़ ऐसी आप समझते हैं कि उसने महंगी करनी है, तो कुछ चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप रमज़ान से पहले कर सकते हैं। दर्जी वाला काम, आप जूतों वाला काम, जो ख़रीदारी आपने ईद पे करनी होती है वो पहले कर सकते हैं। और ग्रॉसरी वगैरह है कुछ, वो आप थोड़ा सा पहले आप ले लें
बाकी जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, पर फ्रूट्स तो हम नहीं पहले ले सकते फ्रूट्स है, फ्रूट्स में देखें कई दफ़ा ऐसे कोई सोशल मीडिया पे बात चली है कि आप एक हफ़्ता फ्रूट नहीं खाएं तो फिर देखें क्या होता है। ये लोग भी हम लोग नहीं करते। नहीं, हम उस एक हफ्ते में ज़्यादा खाते हैं। वो ज़्यादा खाते हैं। हाँ। तो वो उस वजह से ये होता है कि वो जो अभी देखें ये महंगाई जो रमज़ान में होती है ना, कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी अल्लाह आकर कहा कि ये माफिया है, ये माफिया के लेवल है। कोई अरबों वाले माफिया हैं जो आजकल पकड़े गए हैं, चीनी वाले, और कुछ माफिया नीचे छोटे लेवल के जो होते हैं, आड़ती होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो होते हैं, वो चीज़ों को पीछे से रेट अपना लगा देते हैं, महंगा कर देते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, चीज़ें रास्ते में रोक लेते हैं। आप कई दफ़ा आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, चीनी का स्टॉक, आटे गंदम का स्टॉक और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनका स्टॉक कर लिया, स्टोर में डाल दिया, जिसकी वजह से आगे किल्लत पैदा होती है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है, मैं मोटरवे पे जा रहा था तो गाड़ी में मुझे अंदाजे के बगैर सखर मुल्तान वाली पे तो पेट्रोल ख़त्म होता नज़र आया। तो उन दिनों में अभी जो गैस स्टेशन हैं वहाँ पे बंद रहे हैं, उस वक़्त पेट्रोल नहीं मिल रहा था। तो मैं एक कोने पे रुका एक पेट्रोल पंप पे, उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं मिलेगा, वो नीचे से एक लड़का आके बेच रहा है बाहर से। मैंने मोटरवे पुलिस को इसकी शिकायत भी की थी, तो उसने मुझे वैसे रेट था उस वक्त 109 रुपये पर लीटर, उसने मुझे 120 रुपये का दिया। अब वो स्टेज मेरी ऐसी थी, वो 150 भी कहता तो मुझे देने पड़ते। हाँ, तो इसी तरह जब आप जाते हैं बाज़ार में टमाटर लेने या कोई चंद चीज़ें ऐसी हैं लेने के लिए, तो आप फिर वो रेट भी नहीं देखते, आपको मजबूरन वो लेनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करता है पीछे में, बीच में मिडल मैन जो होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं। जब आप चले जाएं जहाँ पे ये सब्जियाँ, फ्रूट और बाकी चीज़ें मिलती हैं तो उनसे पूछें तो वो तो कहते हैं हम तो मारेंगे। जो चीज़ वहाँ से 10 रुपये की निकलती है यहाँ पे 100 से ऊपर आके बिकती है। और बीच में इतने ज़्यादा मिडल मैन और इतने ज़्यादा ये सट्टाबाज और पता नहीं क्या क्या लोग आते हैं। इन लोगों को कौन रोकेगा फिर? अगर ये इसी तरह दंदनाते रहेंगे और इसी तरह ये चीज़ें होती रहेंगी तो आवाम तो पिसती रहेगी बेचारी। आवाम तो हर दफ़ा एतबार एक नई जगह पे कोशिश करती है कि अब इस बार शायद यहाँ से कुछ मिल जाएगा, और जब वहाँ से नहीं मिलेगा तो आवाम क्या करेगी? मजबूर है आवाम। ये सारे का सारा स्टेट की जिम्मेदारी है। इन माफियाज को रोकना, इनको पकड़ना, इनको सजाएं देना स्टेट की जिम्मेदारी है। मगर देखने में ये भी आया है कि स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर वो खुद वही लोग मौजूद होते हैं, किसी न किसी तरह उनके असर रसूख होते हैं और वो मौजूद होते हैं, वो मामलों को बस से पुश डाल देते हैं, आज का कल करेंगे, और टाइमली जस्टिस नहीं मिलता आवाम को इन चीज़ों में। और आम तौर पे ये जो हमारी अभी देख लेना, अब हमारी अदालतें हैं, हमारी गवर्नमेंट है, वो चंद लोगों के पीछे पड़ी हुई है कि इनसे पैसे रिकवर करने हैं, इनके पीछे पड़े हुए हैं। नीचे वाले जो आम आदमी के मसाइल हैं उन पे नज़र कम है। अब अगर बात की जाए कि हमें काम करना नहीं आता या हमें काम नहीं लेना आता, तो फिर वो यहाँ बात समझ आती है कि अगर एक सिग्नल पे आप जा रहे हो, आपके शीशे अगर लाइट्स अभी आपने वो ब्लैक करवाए हुए हैं जो मना नहीं है, वो भी अगर आपने करवाया है तो आपको फौरन ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता, साइड पे ले जाता, चालान कर देता है। ठीक है, सिग्नल अभी आपने तोड़ा भी नहीं है तो भी, अगर बाइक पे आप थोड़े से मशकूक लगे तो भी आपको रोक देंगे। यानी कि कानून तो है पर सिर्फ गरीब के लिए। यही बात है ना। अब गाड़ी जब रोड पे आप जाते हैं, वो गाड़ी भी वो देखते हैं कि किस गाड़ी को किस वक्त रोकना है। मोटरसाइकिल वाले को रोक लेंगे, अब बड़ी कोई लैंड क्रूज़र में जा रहा हो उसको, उसके काले शीशे जो भी है वो नहीं रोकेंगे। अगर रोक के उनसे पूछ भी लें आप ट्रैफिक पुलिस वालों से कि आपने ये गाड़ी गुजरी है, इसमें क्यों नहीं रोका, तो वो खुद से आगे से क्या देते हैं, जिसके पास परमिशन लेटर होगा। पूछा नहीं है, हाँ, क्यों कि उनकी भी मजबूरी है ये। अब वो लैंड क्रूज़र के पीछे कितनी गाड़ी भगा सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। अब ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें भी जब कोई ये कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगी, ई चलान होने शुरू हो जाएंगे तो चीज़ें रेगुलराइज हो जाएंगी, मगर इसमें टाइम लगेगा। तो जो रमज़ान की महंगाई की हम बात कर रहे थे कि रमज़ान की महंगाई को रोकने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। एक तो स्टेट को बहुत ज़्यादा इनेक्शन होना चाहिए, और दूसरा ख़रीदने वाले को और बेचने वाले को दोनों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अगर एक दर्जी 1000 रुपया सूट ले रहा है और ईद पे, रमज़ान पे वो 1500 रुपये अपना रेट कर लेता है, वही दर्जी जाकर सब्ज़ी वाली दुकान से करेले 30 रुपये किलो वाले 50 रुपये किलो ले रहा है। वही वाला दर्जी, वही वाला सब्ज़ी वाला ग्रॉसरी वाले के पास से दाल 50 वाली 60 रुपये में ख़रीद रहा है।
ये सारे ख़रीदार और सारे जो बेचने वाले हैं, ये दोनों खुद अपने साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं और ये माशरे की बीमारी है। ये किसी शख्स की नहीं है, पूरे माशरे को। तो माशरे को तब्दील करना इतना आसान काम नहीं है। जो इमरान खान हमारे वज़ीर-ए-आज़म है, PTI की गवर्नमेंट है, ये आई इसीलिए थी। रियासत मदीना बनाने का जो उनका मकसद था वो यही चीज़ें थी, और अपनी कोशिश में वो सारी दुनिया को पता है कि कितने कामयाब हो चुके हैं या कितने कामयाब हो रहे हैं, ये सबको पता है। ये मैं यहाँ पे क्या, मैं अकेला आदमी क्या बताऊँ, तो दुनिया को पता है कि रियासत मदीना बनने नहीं, में। फिर आप थोड़ा सा बताएं ताकि दुनिया को पता चले। ये देखें, दुनिया के सामने दो बातें हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है ना बिल्कुल सही आदमी हैं, सच्चे आदमी हैं। वो रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, मगर वो रियासत मदीना नहीं बन सकती जिस वक्त तक के नीचे तमाम लोग उसकी चाहत में नहीं होंगे। हर शख्स के अंदर मफादात हैं अपने, हर शख्स के हर तरह से अपने मफादात हैं। जिस वक्त थोड़ा सा किसी तरफ भी आप एजुकेशन का सेक्टर देख लें, आप और बैंकिंग सेक्टर देख लें, आप और किसी किस्म की चीज़ें देख लें, स्टील मिल देख लें, PIA देख लें, रेलवे देख लें, जिस तरफ भी थोड़ा सा अच्छाई की तरफ बात होती है, बाद में आप अपने सर्कुलर रेलवे को देख लें, तो अच्छाई की तरफ जब भी बात होती है, किसी अच्छी तरफ जाने की गवर्नमेंट बात करती है, या तो उनको दूसरी गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो उसके आड़े आ जाती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आगे फेडरल गवर्नमेंट आड़े आ जाती है कामों में, और अपने वज़ीर, अपने मशीर, क्योंकि उनके मफादात जुड़े होते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के जानने वाले रिश्तेदार हैं। किसी एक शख्स को किसी जगह पे, किसी कस्टम में, किसी और छोटी जगह पे, चौथे स्केल में, क्लास 4 में नौकरी चाहिए होती है। वो एक दूसरे को कहता है, दूसरे को कहता है सिफारिश। भाई सिफारिश आपको क्यों करनी है? आप जाएँ, आप पास होएँ, सही आपका बनता है नंबर, तो आप उसमें पास हो जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगी। मैं आपकी बात पे एक ज़रूर यहाँ पे बात करना चाहूँगी। आपने कहा कि आड़े आ जाते, काम नहीं करने देते, फिर मैं तो यही बात कहूँगी कि हमारे मुल्क में रह के, अपने ही मुल्क में, खैर सबका मुल्क है पाकिस्तान, जो लोग यहाँ पे हैं पाकिस्तानी हैं, अपने ही मुल्क में रह के फिर आप अपने मुल्क के साथ दगा कर रहे हैं ना, कि उसको तरक्की की तरफ जाने से रोक रहे हैं। अवाम जो आप लोगों पे भरोसा पहले अगर इस बार नहीं किया, खैर यहाँ से तो सिंधी हुकूमत है ना, कराची से तो सिंधी हुकूमत है, वहाँ से पंजाब, इस तरह से अगर आप लोग, हम आप पे भरोसा कर रहे हैं और आप लोग अपनी आवाम को तकलीफ़ देने के लिए अगर आड़े आ रहे हैं कि आप लोगों को जो है इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, आवाम को नुकसान हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है आप अपने मुल्क से ही मोहब्बत नहीं करते। फिर ऐसे लोगों का हमारे मुल्क में होना वो तो ज़्यादा अजियतनाक है। असल में बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट्स है ना, ये चाहती हैं कि हमारा वोट बैंक बढ़े, हमारी गुड्डी चढ़े। तो इनकी वोट बैंक बढ़ने में, इनकी वाह वाह होने में उसी वक्त है कि ये जब खुद से काम करवाएंगे। किसी जगह पे अगर आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, तो डेवलपमेंट वहाँ पे चाहिए, तो वहाँ पे डेवलपमेंट अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा देगी, उसकी गवर्नमेंट करवा देगी, तो ज़ाहिर है लोग कहेंगे कि जी अच्छे लोग हैं, हम इनको वोट देंगे। अगर वहाँ पे PTI काम करवा देगी तो वो कहेंगे वो तो एक दूसरे की उसमें आड़ में, एक दूसरे की खार में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे से ऊपर होने के लिए ये लोग वहाँ पे काम करते हैं या नहीं करते हैं। मगर करते हैं तो वो थोड़ा होता है, नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है। मैं क्यों करूँ? ये कॉन्स्टिट्यूंसी तो सीखिए। आप देख लें, आप सड़कों पे चले जाएं, डबल रोड होती है, बाज़ औक़ात लेफ़्ट वाली रोड टूटी होती है, राइट वाली बन जाती है। जब उनसे पूछे, ये कहेंगे जी ये कराची में ख़ास तौर पर, पूरे मुल्क के अंदर जो ये कराची शहर है, इसका तो बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे आपके एक तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, एक आपके कंटोनमेंट्स हैं, फिर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि आपने साइट इंडस्ट्रियल एरिया को दे दिया, कुछ कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को दे दिया, कुछ इस तरह से और बांटे हुए हैं। तो हर कोई वो कहते हैं कि जी ये साइट इंडस्ट्रियल एरिया का एरिया, ये साइट एसोसिएशन ने ये रोड बना दिया है, ये वाला जो है ना सिटी डिस्ट्रिक्ट का आता है, थोड़ा सा पैच है, तो वो बनाएंगे, हमारा काम नहीं है। अब आप जा रहे हैं सीधा सीधा साफ रोड पे, एकदम खड्डों में आए, खड्डे थोड़े से करके, आप आम आदमी सोचता है यार ये 50 गज का रोड क्यों नहीं बन रहा, तो पता चलता जी ये 50 गज जो है ना, ये दूसरी इनके इख्तियारात दूसरों के पास हैं, इसलिए ये नहीं बन रहा। तो ये और मोर ओवर अभी इस वक्त देखें कि आपकी लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। जब लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये मसाइल ऐसे होंगे
ये जैसे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपके छापे होते जाते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, एसी होता है नीचे, एसी के नीचे मजिस्ट्रेट और बाकी लोग काम करते हैं, फूड कंट्रोल वाले होते हैं, वे सब लोग होते हैं। अब फूड कंट्रोल वाले या ये वाले ये भी कहेंगे जी अभी रमज़ान आ गया, हमारी ड्यूटियाँ कम हो गई हैं। जबकि कुछ अदारे ऐसे होते हैं जिनकी यानी कि अगर कोई ऐसी बड़ी आफत आ जाती है जैसे सैलाब आ गया, जलजला आ गया, तो उसमें उनकी ड्यूटियां बढ़ जाती हैं। इसी तरह रमज़ान में ख़ास तौर पे स्टेट की और गवर्नमेंट की जो है ड्यूटियां बढ़ जाएंगी कि इस महंगाई को रोका जाए, इन चीज़ों को किसी तरह स्ट्रीमलाइन किया जाए। जब तक आप पकड़ेंगे नहीं, सज़ा नहीं देंगे, उस वक्त तक ये माशरा ठीक नहीं होगा। आप अभी तक हमने नहीं सुना कि किसी दुकानदार को करेले 30 रुपये की बजाय 50 रुपये बेचने पे 2 साल की कैद हुई है, 2 साल उसने पूरी जेल काटी है, या उसको 6 महीने की जो भी सज़ा बनती है आइन के तहत उसको दी गई है, उसने जेल काटी है कि ताकि इबरत मिले, बाकी दुकानदारों को कुछ भी नहीं होता। अब जो लोग जाएंगे उनका भी जो होता है जेब भर दी जाएगी, चलो ठीक है ये आगे बस जाएंगे, आगे देखेंगे तो वो तो उसका फूफी का बेटा खड़ा हुआ उस दुकान पे जो चेक करने जा रहा है, वो उस हिसाब से उसको कहेगा अच्छा छोड़ो आंखें बंद कर। मतलब है कि सिस्टम ये कभी सही होने वाला नहीं है, उम्मीद छोड़ दे, क्योंकि ये जितने मसाइल हैं और इस मसाइल को अगर हल करने के लिए एक नेक इंसान अगर आ चुका है, पर उसको रोकने के लिए बहुत सारे खड़े हुए हैं, तो फिर हमें क्या हार जाना चाहिए? अब आवाम को ये सोचना चाहिए कि अब कोई मसला हल नहीं होगा, या उम्मीद रखनी चाहिए? बात यह है कि ये जो शख्स है ना, एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, ये हारने वाला नहीं है, ये मर जाएगा, पहले ये मरेगा फिर बाद में ये हारेगा, कभी नहीं हारेगा जो मर्जी हो जाए। ये इलेक्शन में हार जाएगा, अपनी एक इकलौती सीट से भी अभी हार गया ना, तो ये इसका जो जज्बा है ना कि पाकिस्तान की नेशन को सही करने वाला, ये इससे ये नहीं हार मानेगा। और दूसरी बात ये है ना कि ये कैसे ठीक होगा, ये सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम जो होता है, एक चीज़, एक लफ्ज़ है गवर्नेंस। गवर्नेंस जो है वो होती है, कोई भी हुकूमत, कोई भी मुल्क, कंट्री जो है वो जो अपनी सही समत में जाता है माशी तौर पर और अखलाकी तौर पे, तो वहाँ पे गवर्नेंस जो है वो सही समत में होती है कि किस शख्स ने कौन सा काम करना है, राइट मैन फॉर राइट जॉब जब होगा और वो गवर्नेंस सही होगी हर जगह पे, तो तब जाकर वहाँ पे उनमें मुल्कों में तरक्की भी होती है और खुशहाली भी आती है और माशरा भी सही होता है। हमारे यहाँ गवर्नेंस मौजूद है मगर इसकी समझ सही नहीं है। हमें चाहिए गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के लिए हमें बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से काम करना है। वो क्या है कि आप नीचे से नीचे एक यानी कि जैसे क्लास 4 होता है, स्केल 1 का बंदा होता है, छाबड़ी रेडी वाला, रक्शे टैक्सी वाले से लेकर ऊपर लेवल तक, जहाँ पे हमारे सदर पाकिस्तान, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और बाकी कोई चीफ हैं, वहाँ तक अदालतों में, फ़ौज में, पुलिस में, हर जगह पे जितने भी इदारे हैं, रेलवे है, PIA है, स्टील मिल है, इनके अंदर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी, हम और डिटेल में आपसे ज़रूर जवाब लेंगे, पर शो में अब ब्रेक का टाइम आ गया। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। इसी तरह हमारा शो देखते रहें, 11 बजे तक हम आपके साथ हैं। अभी शो में ब्रेक का टाइम आया है, तो कहीं ना जाएं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और अब हम ब्रेक से आते हैं, हमारे साथ हमारे तज्ज़ियाकार मौजूद है। थोड़ा सा कोरोना, SOPs, रमज़ान का लॉकडाउन और भी थोड़ी सी मालूमात हम उनसे लेते हैं ताकि ये ज़रूरी मालूमात आप तक पहुंच सके। रमज़ान आप किस तरह से किन चीज़ों के साथ गुजारेंगे ये आपको आज पता चल जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं कॉल पे डॉक्टर शहबाज भट्टी, तज्ज़ियाकार हैं, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। आ रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
ये आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही है, ठीक है जी। अभी आपको जैसे मेरी आवाज़ आती है तो आप ज़रूर इस पे बात करें। आज हम बात करें आपसे, एक तो जो सबसे मेन जो इस टाइम पे हम सब लोगों को एक चीज़ जो जहन में है कि आया रमज़ान में जो लॉकडाउन है वो किस तरह का होगा, स्मार्ट लॉकडाउन होगा या प्रॉपर सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। ये सारी चीज़ों पर आज हम आपसे बात करेंगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मेरे ख्याल से उनको हमारी आवाज़ नहीं आ रही, तो जैसे ही उनको मेरी आवाज़ आएगी और हमारा राब्ता दोबारा उनके साथ होगा तो हम उनसे फिर बात करेंगे इस पे। और साथ हमारे जो गेस्ट है, फ़िलहाल मैं इस तरफ आती हूँ और अपने गेस्ट से जो है वही सिलसिला जो ब्रेक से पहले चल रहा था, जो हमारी बात चल रही थी, वहीं से वो सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ से थमा था जी। और अच्छा ये बताएं, महंगाई महंगाई महंगाई, हम रो रहे हैं कि रमज़ान में महंगाई हो जाएगी, हमें ये नज़र नहीं आ रहा महंगाई तो पहले से ही है, मतलब रमज़ान में और कितनी होगी। ये थोड़ा सा अच्छा, पंजाब साइड तो कह रही चीनी वीनी नहीं मिल रही, मुझे बड़े मैसेज आ रहे हैं कि कराची में नहीं चीनी मिल रही है, तो मैंने कहा हाँ मिल रही है, मतलब अच्छा कॉल पे हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शहबाज? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज, मुझे एक तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। उसके बाद आप मुझे ये बताइएगा रमज़ान में लॉकडाउन का क्या सिलसिला होगा, क्योंकि हम जो आवाम है, आम आवाम, ये बड़ी परेशान हुई हुई है इस टाइम, इनको समझ नहीं आ रहा। एक तो जो 2 दिन आपको पता है फ्राइडे एंड सैटरडे दिया हुआ है कि प्रॉपर सारी चीज़ें बंद है, पर रमज़ान में भी ये 2 दिन बंद होंगे और एक स्मार्ट लॉकडाउन होगा या प्रॉपर जिस तरह पिछले साल हुआ था कि सारी चीज़ें बंद थी। थोड़ा सा इस पर आप बात कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इसमें आवाम तो जाहिर सी बात है परेशान है ही। गवर्नमेंट जो है उसको भी समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। अगर हम थोड़ा पिछले साल की कंपैरिजन करें, अभी ये इस साल के जो चंद महीने गुजरे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आवाम भी एसओपीज के ऊपर उस तरह से अमल कर रही है जिस तरह से करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि एसओपीज जो है वो उस तरह की अब वो मुतारफ करें कि जो डूएबल हों, और आवाम का काम ये है कि वो उन एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करें। देखें, दुनिया में तीसरी लहर जो है कोरोना की, उसकी वजह से जितने नुकसान हो रहे हैं, और हम तो वैसे भी गरीब मुल्क हैं, हम तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना बड़ा नुकसान जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगे। तो इसलिए अपने सेफ साइड के लिए एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। जहां तक वो रमजान शरीफ की बात है, जाहिर सी बात है बाकी जैसे महीने हैं उन महीनों में, इस्लामिक महीनों की बात कर रहे हैं, बड़ा अहम और मुसलमान के लिए बड़ी अहमियत है इस महीने की। तो जो अगर जुम्मा हफ्ता या जो मुकम्मल तौर पे ये लॉकडाउन करवाने की गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है या मुतारफ करवा रही है, उसमें अशिया की जो अवेलेबिलिटी है, मैं गवर्नमेंट को उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि लोग रमजान शरीफ के अंदर रोजे जो हैं वो सहरी अफ्तारी जो मुकम्मल अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा, एक सिलसिला जो हमारा हमेशा से था, खैर पिछले साल से ये सिलसिला हमारा टूट गया, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना जो है वो सिर्फ एक पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आया। तो पाकिस्तान में भी ये हुआ कि जो हमारा एक सिस्टम एक आम आवाम का है कि शहरी में बाहर निकल जाना, अपने लिए पराठे लेके आ रहे हैं, सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, हम सेलिब्रेट भी बहुत करते हैं, और ये आपको पता है इबादत का हमारा महीना है, तो प्रॉपर तरीके से हम नमाज, जो मर्द हजरात है वो जाके बाजमात नमाज भी अदा करते हैं, तरावी भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वो पिछले साल नहीं हो सकी। तो इस साल आप इस पर ज़रूर बात करें कि इस साल वो सिलसिला रहेगा या उस सिलसिले को फिर रोका जाएगा, क्योंकि जो एसओपीज़ हैं उसे फॉलो भी करवाना लाजमी, क्योंकि ये वबा भी ऐसी है कि ये एक से दूसरे को फ़ौरन से लगती है। देखिए जी, मैं चूंकि वो एक इकोनॉमिस्ट हूँ, तो ये तो मुकम्मल इस्लामी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस्लाम के अंदर इतनी प्रोविजन तो हमें है ना कि अगर कोई इस तरह की वबा आ जाती है, इस तरह की मुसीबत है, तो हम घरों में भी नमाज तरावी जो अदा कर सकते हैं। और जहां तक रही आपकी पिछले साल अगर फर्ज करो हम उस तरह से रमजान शरीफ के अंदर इबादत नहीं कर पाए, घरों तक महदूद हो गए, तो मेरा ख्याल कि इस दफा भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट ने नहीं किया, ना आवाम ने फॉलो किया है कि जिसपे हम कह सकें कि इस साल जो है अवाम जो है एसओपी पर मुकम्मल अमल करेंगे, या गवर्नमेंट जो है वो कुछ इसकी प्रोविजन जो वो आसान करेगी। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़, रमज़ान, क्योंकि जैसे ही रमज़ान आता है और हम लोग हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो एक तो आज़ाद हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पूरे रमज़ान में कमाना है और उनकी ये कमाई का जो है वो महीना होता है।
पूरी दुनिया में जो मुस्लिम कंट्री नहीं है वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा मुस्लिम, क्योंकि हमारा महीना ऐसा है, वो लोग हम लोगों को बड़ा वो करते हैं कि हर चीज़ पे 50%, 30%, 25% जो है वो हम लोगों को ऑफ दे देते हैं। पर पाकिस्तान में ये चीज़ होती है कि जो चीज़ अगर 20 की है तो वो 40 पे चली जाती है। तो इस दफ़ा रमज़ान में इसके लिए कोई इक़दाम किए गए हैं? क्योंकि हर साल हम ज़रूर देखते हैं और ये हम टीवी पे ही देखते हैं, हमें कभी, मुझे तो खैर कभी भी नज़र नहीं आया। मैं जितने बार फल लेने गई हूँ, सब्जियाँ लेने गई हूँ, कभी मुझे वहाँ नहीं नज़र आया कि रेट लिस्ट पे कभी वो छापा लगा हो और कभी वहाँ से पूछा गया हो कि आप इस रेट पे क्यों नहीं दे रहे, और उनको उठा के लेके गए हो, भारी जुर्माना किया हो या कुछ दिन अंदर बंद किया हो। इस बार रमज़ान के लिए क्या कोई इस तरह के इक़दाम किए गए हैं? आप थोड़ा सा पीछे आ जाए ना कि हम वो कौन है, सॉरी टू से मुझे ये बात करनी पड़ रही है कि हमने हज स्कैंडल से पैसा कमाया, हमने उम्रा स्कैंडल से पैसा कमाया, जहां हमें थोड़ी सी स्पेस मिलती है हम पैसा कमाते हैं, क्योंकि हम ये करप्शन जो है उसको अपना हक समझते हैं। और अब जब रमजान शरीफ की बारी आ रही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप वेस्ट में चले जाएं या दूसरे इस्लामिक कंट्री वहां चले जाएं, तो वेस्ट जो है जब उनके त्यौहार आते हैं तो वो चीजें सस्ती करते हैं, और इसी तरह दूसरे इस्लामिक कंट्री जो वहाँ जब रमजान शरीफ का महीना आता है चीजें सस्ती होती हैं। लास्ट में 2019 में मैंने उम्रा किया तो मैंने चीजें अपनी आंखों से सऊदी अरेबिया के अंदर ये देखी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हर बंदा जो है उसको जहां स्पेस मिलती, चाहे रमजान शरीफ हो, चाहे हज हो, चाहे उम्रा हो, वो पैसे कमाने की कोशिश करता है और पैसे कमाते हैं। अच्छा, रमज़ान में क्योंकि आपको पता है ज़रूरत हर इंसान की, हम जैसे जो मजदूर लोग हैं, मैं तो अपने आप को बड़ा मजदूर बंदा कहती हूँ, बंदी भी नहीं कहती, बंदा कहती हूँ, तो हम जैसे जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि मेहनत बढ़ा दें, पर क्राइम बढ़ जाता है क्योंकि उन लोगों वो भी अपने आप को मजदूर ही समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब घर में बच्चों के कपड़े भी पूरे करने हैं, हमने घर की सारी चीज़ें पूरी करनी है, तो रमज़ान में क्राइम बढ़ जाता है। इसके लिए कुछ इकदाम किए गए हैं क्योंकि आवाम बहुत गरीब है, वैसे ही ये कोरोना लॉकडाउन इसकी वजह से पिस चुकी है, कुछ भी नहीं उनके पास। एक अगर सस्ता सा बेचारा स्मार्टफोन है जो बड़ा सस्ता सा भी आजकल बड़ी कंपनियां आ गई हैं मिल जाता है, तो वो बेचारे रास्ते से छीन लेते हैं और फिर उनकी ईद हो जाती है। तो उसके लिए कोई इकदाम किए गए हैं कि आम आवाम जो वैसे ही पिसी हुई है, वैसे ही अजियत और तकलीफ में है, उनको बचाया जाए। ये क्रिमिनल लोग जो निकलते हैं रोडों पे और स्ट्रीट क्राइम करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो उसके लिए इस रमज़ान कोई खासे कड़े इकदाम किए गए हैं? आप ये देखें ना, अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ से देखें तो ये जो क्राइम्स है ये बढ़ते थे, उसके पीछे दो रीजन है, एक अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरा आपका इन्फ्लेशन है। और अनफॉर्चुनेट दोनों चीजें पाकिस्तान के अंदर जो बढ़ती जा रही हैं। और आप क्राइम के रेट में देखें तो जो एजुकेटेड जो यूथ है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो जब आपकी इकॉनमी जो है वो पिछले साल के निस्बत इस दफा वैसे ही उसकी मुआशी सरगर्मियां कमजोर हो रही हैं या इकॉनमी आपकी बैठ रही है, तो मैं तो नहीं समझता कि इस इस्लाम में अनएम्प्लॉयमेंट आपका कम हुआ हो या इन्फ्लेशन आपका कम हुआ जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि ठीक है क्राइम जो है उसको भी कंट्रोल हुआ है। और दूसरी बात जो है कि आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, तो जिन वो एजेंसियां वो अदारे जिन्होंने लॉ को पर अमल दरामद कराना, जब वही चुप के बैठेंगे तो क्राइम जो है वो मेरे ख्याल से बढ़ेगा, उससे कम होने के लिए तो मैं नहीं कर सकता। और मैं नहीं समझता कि इस रमजान में कोई ऐसा बड़ा अहम काम जो गवर्नमेंट ने कर दिया हो और जिसकी वजह से मुझे कुछ नजर आ रहा हो कि क्राइम रेट पाकिस्तान के वो कम हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी सुनने में आ रही है कि ताजिर जो हमारे भाई हैं वो बड़ा, क्योंकि एक चीज़ तो देखें अगर पॉजिटिव वे में जाके देखें तो वाकई समझ आ रहा है सब कुछ डूब रहे हैं, लोगों के कारोबार डूब रहे हैं। उन्होंने अपनी अगर दुकानें किराए पे हैं तो मालिक ने तो रोकना नहीं है, उसने तो कहना है मुझे मेरे महीना हो और किराए दे दे, बिजली का बिल वो तो आना ही आना है, सारी चीज़ें तो होनी ही होनी है। तो वो जो ताजिर है वो डूब रहा है क्योंकि वो जब इतना कमाएगा नहीं तो देगा कैसे। तो वो बड़ा एक शोर हो रहा है कि आप तो एक तो हफ्ते में 2 दिन बंद कर रहे हैं, फिर टाइम लिमिट भी दे दी कि इस टाइम में सारी चीज़ें बंद हो जाए। तो इस पर कुछ रमज़ान के महीने में कुछ टाइम आगे बढ़ा दिया जाएगा या उसी टाइम पे बंद कर दिया जाएगा सारा बाज़ार, या उससे पहले या वही 2 दिन जो है वो बाज़ार सारे बंद रहेंगे? इसके बारे में थोड़ी सी आप बात करें। मेरे ख्याल में इसमें गवर्नमेंट को इन होना चाहिए, जैसे उन्होंने एहसास कैश प्रोग्राम शुरू किया है या जो पनाहगाहें शुरू की हैं, जैसे अब किराए की बात आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो जो किराएदार हैं उनके भी बच्चे हैं और उनको काम मिलेगा तो उससे इनकम आएगी तो अपने बच्चों को खिला पाएंगे। तो वैसे जो आपके सरकारी दफातर है वहाँ तो टाइम रमजान को अंदर इन्होंने कम कर दिया है। तो मेरा ख्याल कि ये जो मार्केटें हैं वो लोग ब्लैक में बेचेंगे सारा कुछ, वरना गवर्नमेंट की तरफ से जाहिर सी रिस्ट्रिक्शन है और डे बाई डे बढ़ती जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, ये बताएं मुझे, क्योंकि ये बड़े बड़े मार्ट, बड़े बड़े मॉल्स, इसमें तो खैर मैंने खुद जाके देखा है कि SOPs को फॉलो किया जा रहा है। अगर अंदर एक जगह पे रश होगी तो बाहर आपको जो है फासले के साथ
लाइन में खड़ा किया गया है, मास्क लाजमी है, सैनिटाइज़र लाजमी है, अंदर जाने से पहले आपको चेक किया जाता है कि आया आप बिल्कुल ठीक है, ताकि अंदर जाके आपको अल्लाह ना करे कुछ ऐसा है तो 2-4 लोगों को या 6-8 लोगों को लग जाए। ये बड़ी बड़ी जगहों का मार्ट और मॉल्स की मैं बात आपको बता रही हूँ। अब ये जो छोटी छोटी मार्केटें हैं, यहाँ भी एक मार्केट में जाके मैंने देखा और वहाँ पे ये था कि मतलब चिपके हुए थे लोग एक दूसरे के साथ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो कोरोना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो किसी ने मास्क ही नहीं पहना हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था एक मैं ही मास्क पहन के घूम रही हूँ। तो ये इकदाम, खैर सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आवाम जो है हमारी, जो हमें इस टाइम पे देख रही है, उनको चाहिए कि वो लोग इन चीज़ों को ज़रूर करें, क्योंकि अब ये हमारे इदारे, हमारी गवर्नमेंट कोई हर एक बंदे के पास नहीं खड़ी रहेगी कि आपने मास्क पहनना ही पहनना है। ये सबसे पहले तो हमें करना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात ये है कि ये जो छोटी छोटी मार्केटें हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा रश होती है, तो यहाँ कुछ इस तरह के इकदाम नहीं किए हुए। जैसे बड़े बड़े मार्ट में आप देखें कि जैसे मास्क उतारे तो फ़ौरन एक बंदा आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ देख रहा होता है और वो आते कहता है मास्क, मैडम मास्क ऊपर कर लें। तो इस तरह का कुछ इन मार्केटों में क्यों नहीं किया गया? देखिए, उसमें ये है कि अगर हम माल्स के जो क्वेश्चन आपका, उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। जब आप कह रहे हैं कि जब हम माल्स में जाते हैं तो वो सैनिटाइजर हमारे हाथों पे लगाते हैं और हमें कहते हैं जी मास्क जो पहन के आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब जब आप अंदर दाखिल हो जाते हैं तो फिर जो अवाम है उसके ऊपर लागू हो जाता है कि वो उन SOPs का ख्याल करें। जहाँ तक छोटी मार्क्स की बात है, देखें उसमें फिर वही बात के हम अवाम जो है, हमें अपनी इखलाकी वैल्यूज जो है उसको बढ़ाना चाहिए, और उन वैल्यूज के मद्दे रखते हुए हमें मास्क जो है या सोशल डिस्टेंसिंग उसका हमें ख्याल करना चाहिए। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि छोटी मार्केट जो है उसमें उस कदर जो है वो SOPs का ख्याल नहीं किया जा रहा है जिस तरह से बड़े मॉल के अंदर करना चाहिए। बात यह है कि SOPs का ख्याल कौन करेगा? वो हम ही करेंगे। और ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि गवर्नमेंट जो वो हर जगह या हर कोने पर बैठी नहीं होगी। हाँ, गवर्नमेंट ये जरूर कर सकती है, और ये पंजाब में मैं देखा कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है कि अब जो पुलिस वाले हैं वो मतलब मार्केट के अंदर जा रहे हैं, वो जबरदस्ती लोगों से वो मास्क वगैरह या SOP जो उसको पर अमल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे शो में जो है हमारे साथ एक सिलसिला बनाया और काफ़ी मालूमात जो है हमारे देखने वालों को जो है वो मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हमारे शो पे इस तरह की कोई मालूमात, इस तरह की गुफ्तगू करनी होगी तो ज़रूर आपको हम कॉल पे लेंगे। थैंक यू वेरी मच जी सर। हम आपकी तरफ आ जाते हैं। अब हमारी आप बातें साइड सुन रहे थे SOPs पे, महंगाई पे। अच्छा, ये बड़ी बड़ी मार्केटों का तो देखें वो मैं बड़े लोगों से सुनती हूँ, मतलब वो वाले बड़े लोगों से नहीं, बहुत सारे लोगों से मैं सुनती हूँ, कहते हैं ये जो बड़ी हाई क्लास लोगों की जो मॉल्स होते हैं वहाँ तो देखें कि आप लोग जाओ तो आपको हर चीज़, अगर आपने नहीं भी की हुई तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। आपने मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र, उसके बाद आपने प्रॉपर फासले के साथ एक बंदे से दूर रहना है। और अगर आपका मास्क सांस लेने के लिए कभी कभी दम घुटता है ना, आदत नहीं है हम लोगों को, थोड़ा सा मास्क नीचे नहीं हुआ तो एक बंदा आपको ढूंढ रहा होता है, नज़र उसकी आपके ऊपर होती है, आते ही बोलता है कि मास्क ऊपर कर ले। अच्छा, छोटी छोटी मार्केट है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, छोटी मार्केटों में आप देखें कितना शदीद रश होता है, वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आप चिपके हुए हैं, आपके मास्क भी नहीं, आपको कोई बोलने वाला भी नहीं है। ये जो बड़ी मार्केट या छोटी मॉल्स की बात और या छोटी मार्केट्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसको एक दूसरी तरह एक चीज़ को पूरी सम अप करता हूँ। असल में पहले तो लॉकडाउन जो नमाज और तरावी और रोज़े की वजह से लॉकडाउन की जो शेड्यूल है वो ये है कि तरावियों के लिए मस्जिदें खुली होंगी और SOPs के मुताबिक होगा, तमाम लोग वज़ू घर से करके जाएंगे और बीच में वो फासला रखेंगे कम से कम 6 फुट का। अगर कि मसाजिद में जगह कम होगी तो बेशक वो इससे भी करीब आ सकते हैं, मगर ऑफिशियली 6 फुट का फासला होगा। तीसरी बात है कि मस्जिद के अंदर जमात नहीं होगी तरावी की, मस्जिद के सैन में होगी या खुली जगह पे होगी जहाँ पे अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है तो ज़ाहिर है फिर वो अंदर होगी। तो ये SOPs आई हुई है, उसमें यह है कि तरावियाँ पढ़ने के बाद बंदा घर चला जाए, तरावियाँ पढ़ना है और शुरू होने से फ़ौरन पहले वो आ जाए, मस्जिद में ज़्यादा देर उस तरह से ना बैठे। तीसरी बात है कि 50 साल से ज़्यादा के लोग मस्जिद में आने से ग्रेज करें और छोटे बच्चे मस्जिद में आने से ग्रेज करें कि ये SOP दी हुई है, मस्जिदें बंद करने की नहीं दी हुई। अब मामला ये है, पिछले साल जी नहीं पिछले साल तो बिल्कुल बंद था। हाँ, इस दफा पिछले साल की बात कर रही थी। इस दफा ये होना है। अब हमारी अवाम जो है वो स्टेट वे सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि हम अभी सिंध में इसलिए सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है ना वो कहेंगे हम तो नहीं मानते जी ये बात।
हम तो जाएंगे, हम तो साथ साथ खड़े होंगे, साथ नहीं खड़े होंगे, मास्क पहन, और मास्क भी पहनना है, मास्क पहन के सजदा करेंगे तो हमारा नाक ज़मीन पे नहीं लगेगा, तो सजदा नहीं होगा। तो इस किस्म की कुछ बातें हैं। और कोरोना, हमारे यहाँ तो कोरोना है ही नहीं, हम क्यों वजू यहाँ ना करें। तो SOP जो बनी हुई हैं ये किसी वो काफ़ी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के SOP बनी। SOPs पे अगर अमल करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। यही SOPs आप छोटी मार्केटों में करेंगी, SOPs बड़ी मार्केटों में, जिसको कहते हैं ना, एक जुमला बोलते हैं हत्तुल वसा। कोशिश करें कि आप जितना कर सकते हैं, आप बिल्कुल ही हवा में उड़ा दें तमाम ऑर्डर्स, तो फिर गवर्नमेंट को लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को उस तरफ, आप आवाम जो है ना, गवर्नमेंट को उस तरफ लाए ही ना। और बड़े जो वो हैं मॉल हैं, उनमें असल में क्योंकि स्पेस ज़्यादा होती है, मॉल के अंदर भी स्पेस ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कोशिश की जा सकती है। मगर छोटी मार्केटें पहले से इस तरह से बनी हुई हैं। यहाँ भी आप जब जाते हैं, आप कोशिश करें, आप गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे ख़वातीन हैं, जैसे गाड़ी से उतरती हैं अपना मास्क पहन के रखें। आप जाएं, शॉपिंग करें, कोशिश करें ग्लव्स पहनें, किसी के करीब मत आएँ, हाथ मत मिलाएं। जब आप तमाम SOPs पे अमल करेंगे तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होने के कम से कम चांसेस होंगे। जब आप खुद, अब आप एक चीज़ इजीली कर सकते हैं, आपको मुश्किल है दुकान खोलना, 6, आप कहते हैं जी मैं 6 बजे नहीं बंद करूंगा, मैं तो 12 बजे बंद करूंगा रात के, मेरा मसला बन रहा है। ये तो आप एक जेन्युइन बात आप कर रहे हैं आपके कारोबार पे। मगर वो जब कह रहे हैं कि मास्क पहनो और अपने जो कस्टमर आए उसको वो भी आप ना करें, तो फिर ये ज्यादती है ना। अगर आप जो SOPs दी हुई हैं गवर्नमेंट ने, उस पर 100% अमल करें, दुकानदार भी और दोनों तरफ से ख़रीदार भी, अगर ये इस पे अमल करेंगे तो ये टाइमिंग्स आगे पीछे हो सकती हैं। टाइमिंग कोई मसला नहीं है। अभी इस वक्त बताया कि जुम्मे वाले दिन और जुम्मे को और संडे को बाज़ार बंद होंगे। हो सकता है रमज़ान आ रहा है, और ये भी बताया है 21 तारीख तक। अच्छा, 21 के बाद फिर नया कोई सिलसिला आएगा। अब आप देखें कि जैसे गवर्नमेंट कहती है कि जी बच्चों को घर बैठ के पढ़ाएं, ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे हमारे पास 1% भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमारे पास गेम लगा देते हैं। नहीं, गेम की बात ही नहीं है उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। नहीं, उनके जिन पास लोगों के पास है भी, तो ये मैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि गोद वाले बच्चे के भी हाथ में मोबाइल गया तो उसने कुछ और चीजें करना शुरू कर देनी है, तो हम कैसे ऑनलाइन, वो तो एक अलग बात है। हमारा मुल्क ना तो ये नॉर्वे है, ना डेनमार्क है, ना ये कनाडा है कि जहाँ पे हम इस तरह से नेट का इस्तेमाल होगा। हमारा एक तरक्की पजीर मुल्क है, इसके अंदर इंटरनेट हर एक को एक्सेस नहीं है। वो अगर कोई किसी के पास व्हाट्सएप का फ्री पैकेज आ गया थोड़ी देर के लिए तो वो कर लिया, वो इंटरनेट नहीं चाहिए। तालीम के लिए इंटरनेट वो चाहिए कि जिसमें आपकी रेगुलर आपका कनेक्टिविटी रहे, रेगुलर रहे, और आपकी टीचर के साथ आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने हैं। ये ना हो कि उधर से आपने वो सारा कुछ खोला कर रहे हैं, क्वेश्चन आया और क्वेश्चन आधा पढ़ा तो उसके बाद वो ऐसे घूमना शुरू हो गया। नहीं, वो घूमना ना भी हो तो वो हमारे एक बड़े अच्छे करीबी जिनसे हमें बड़ी मोहब्बत है, ये हमारे जो घर में बैठी हुई औरतें हैं ना, उनको 3-4 टाइम तो रोज गर्मी में याद करती हैं, लाइट आ गई, लाइट वो एक लादा, वो एक नेट तो ऑफ हो जाएगा, वाईफाई लगा हुआ। उसके बाद ये हमारे जो लोड शेडिंग का मसला है, अब लोगों को पता नहीं, लोग इसके आदी हो गए हैं ना लोड शेडिंग, इसलिए ज्यादा बात भी नहीं करते। जिस दिन नहीं जाती तो उस दिन ये हो रहा होता है कि टाइम क्या हो गया, लाइट क्यों नहीं गई, आज क्यों नहीं गई, आदी हो गया, आदी हो गए इस चीज के। तो ये ऑनलाइन पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं, पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ ये होगी। उससे पहले ऑलरेडी हमारे 2.5 करोड़ बच्चे तो स्कूल में नहीं है। अच्छा, जिन ममालिक में ऑनलाइन पढ़ाई हो भी रही है ना, तो आप देखें वो कोई सिस्टम एकदम कोरोना के आते ही उन्होंने नहीं शुरू किया कि एकदम मुसल्लत कर दें, हमारे बच्चे उन चीज़ों के लिए तैयार ही नहीं है। आपने फ़ौरन से ला के ऑनलाइन का धमाका किया, हम लोगों से तो बच्चे पागल हो गए, बच्चे समझ नहीं पा रहे। अब इस दफ़ा देखें क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि पिछले साल तो बड़ा एक अच्छा काम हुआ, बच्चे बड़े खुश हुए कि फ़ौरन से एक क्लास से दूसरी क्लास में चले गए। इस बार भी अभी तक बच्चों का यही दिल है कि ऐसा कुछ हो जाए। अब तो जो रिजल्ट आएंगे वो बड़े ख़तरनाक आएंगे। नहीं, खतरनाक नहीं आएंगे, रिजल्ट यही होंगे स्कूलों में। स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, देखें रिजल्ट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मेरा अपना जाती तज्जिया है। क्योंकि स्कूल्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम डाउन हो जाएं बाकी दुनिया की नज़रों में, बाकी स्कूलों की नज़रों में। वो कुछ ना कुछ करके अपने बच्चों को पास करेंगे। मगर बेसिकली बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड में भी शायद
अब बेसिकली ये जो है पैसे चलेंगे आप कह रहे हैं। नहीं मैं नहीं, ये बिल्कुल बोर्ड अब बहुत मैं चाह रही कराची हूँ कराची कुछ में ना कुछ बात निकल आए। नहीं, कराची में अब बहुत अच्छा हो गया। पहले यहाँ पे अच्छा। बहुत था, अब कराची में बोर्ड ये बहुत बहुत अच्छा हो गया। अच्छा। और अच्छी ये जब ये नकल और इन चीज़ों का चीज़ हो गया तो इससे एजुकेटेड बच्चे आगे आएंगे और माशरे में अच्छा इंसान बनने की वो होगी। तो ये जो अभी होगा ये बच्चों के ऊपर जो एक है ना तालीम और तरबियत की हम जब बात करेंगे, तरबियत के अंदर उनकी कमी होगी। अब वो डट्टा लगा कि अगर उसने एक सवाल का जवाब लिख भी दिया और 10 में से 10 नंबर ले भी लिए, मगर उसकी जो तरबियत है ना, तरबियत के अंदर कमी रह जाएगी। तरबियत तभी होती है जब वो स्कूल जाते हैं, डेली रूटीन में टीचर से मिलते हैं, जो रूटीन के मैटर्स होते हैं तो उसमें तरबियत में उनके इजाफा होता है। अभी घरों में रह के घरों में वो तरबियत उसकी होती है जो कि फैमिली की होती है, माँ बाप से, बहन भाइयों से, दोस्तों से होती है, वो तो चलती रहती है। मगर वो तरबियत जो कि उसको स्कूल में जाके मिलनी है वो उससे वो महरूम रह जाएगा और उसकी जो IQ लेवल है ना वो इतना बढ़ेगा नहीं घर बैठ के, वो इम्तिहान पास कर जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। अब हमारे सेगमेंट का टाइम क्योंकि ख़त्म हो चुका है। टाइम अच्छा कितनी जल्दी आगे आगे चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। वैसे कभी कभी ऐसा होता है पता भी चलता है, वो क्यों पता चलता है वो मैं किसी दिन आपको बताऊंगी ज़रूर। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा। यकीनन काफ़ी मालूमात हमारे देखने वालों को ज़रूर मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो। जी, मेरा स्टेट को ये एक मैसेज है कि जो हमारे स्कूलों में इस वक्त तकरीबन 77 मिलियन बच्चे हैं स्कूल गोइंग, उसमें से तकरीबन 24-25 मिलियन जिस वक्त स्कूल नहीं जा रहे, उसकी कोशिश की जाए कि वो बच्चे किसी न किसी तरह स्कूल जाएं। तमाम गवर्नमेंट जितनी भी हैं और स्टेट इसके ऊपर काम करे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी नाज़रीन, एक चीज़ जाते जाते मैं कहाँ जा रही हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने यहीं रहना है, 11 बजे तक मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगी, मैं बचपन से ना एक चीज़ ज़रूर देखती थी कि आगे ना एक बस कभी भी जाती थी तो उस पर लिखा होता था कि फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। तो वो आज मुझे इनकी बात से ये हुआ कि इन्होंने कहा फासला रखें, तो वो अब मुझे समझ आया कि वो जो बसों में लिखा हुआ होता था वो हमें पहले से बता रहे होते थे फासला रखें वरना कोरोना हो जाएगा। तो आप लोगों ने फासला रखना है वरना कोरोना हो जाएगा, प्यार नहीं कोरोना। तो समझे कोरोना और प्यार सेम है। कोरोना से भी बंदा बचता बड़ा मुश्किल से है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप ऊपर अपने जो है ना दुनिया छोड़ के ऊपर चले जाएं। तो प्यार में भी ऐसा ही होता है तकरीबन। तो फासला दोनों चीज़ों से रखें, क्योंकि अगर प्यार में भी करीब आए तो कोरोना हो जाएगा और कोरोना हो गया तो फिर आप फारिग। ठीक है, ये मजाक था, एक थोड़ा सा मूड को चेंज करना था। कभी कभी थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए। बड़ा सख्त और बड़ा वो खरे खरे सवाल और इस तरह की बातें होती है, सामने वाला सोचता है यार कोई मुस्कुराहट तो कहीं ना कहीं से आनी चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कोई हल्का फुल्का कुछ इस तरह से जोक हो तो ज़रूर कर देना चाहिए। अच्छा जी, आप अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद होंगे। 11 बजे तक मैं आपके साथ हूँ, तो कहीं ना जाएँ, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनी शाह। बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर, कोई एक मिनट, कोई एक सांस, कोई अपने वार्डरोब का नहीं बताना, कोई अपने जूड़े वूड़े का नहीं बताना, अपनी खूबसूरती का बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे गेस्ट मेरे लिए ज़्यादा अहम है कि वो बात करें और आप उन्हें सुने। मेरे सबसे जो पहले गेस्ट हैं उनका नाम है जी कैस मंसूर शेख साहब। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनको तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे अगर कभी नज़र से चेहरा अगर ना गुजरा हो, आवाज़ ना गुजरी हो, उनकी गूंज और उनके अल्फाज अगर आपने ना सुने हो तो आज ज़रूर सुन लीजिएगा। बड़ा अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं और बात जो करते हैं वो आप तक पहुँच जाती है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी से हैं जी नईम अवान साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं तकरीबन अक्सर मेरे शो पे आते रहते हैं, बड़ी अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और जो चीज़ जो समझाना चाहते हैं आवाम को या जो जिस टॉपिक पे बात करते हैं बहुत भरपूर तरीके से बात करते हैं और बहुत सुलझे हुए अंदाज से बात करते हैं। हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद हैं नौमान रिजवी साहब, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
अच्छा सर, मैं टाइम ज़ाया किए बगैर ये पूछूंगी कि हर इंसान सबसे पहले तो शादी सबसे पहले होता ही है कि शादी होनी चाहिए, और हर लड़की और लड़के का ख्वाब है शादी हो, उसके लिए शादी हॉल भी लाजमी चीज़ है। अब ये बताएं, ये शादी हॉल का क्या सिलसिला है? बंद कर दिया गया है या कोई टाइमिंग का है कि इस टाइम में आप इतने लोगों के साथ आप शादी का फंक्शन कर सकते हो, या तो प्रॉपर बंद कर दिया गया है? देखिए, सिंध गवर्नमेंट तो प्रेशर में आ गई है पंजाब गवर्नमेंट के, क्योंकि सिंध में तो ऐसा आपने देखा कि बड़ा कंट्रोल किया चीफ मिनिस्टर ने, और इनकी कमांड बड़ी अच्छी रही, और बड़ा SOPs के ऊपर हमारे सारे मैरिज हॉल, हमारी एसोसिएशन, टॉकिंग अबाउट माय एसोसिएशन, हम लोगों ने बड़ा अच्छा किया। और आपने देखा 8 to 10 o'clock तक की वेडिंग्स थी, उसको बिल्कुल किया। और दूसरे प्रोविंसेस में ऐसा कंट्रोल नहीं हुआ जिसकी वजह से पेशेंट्स इंक्रीज़ हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे 2 point something % जो पेशेंट्स इंक्रीज़ हुए, उन्होंने पंजाब और KPK का प्रेशर लेके इधर रिस्ट्रिक्शन रखी, जो कि आई डोंट थिंक सो इट्स अ जस्टिस, और इन लोगों के साथ जस्टिस नहीं है जिन लोगों ने इतनी मेहनत की इस गवर्नमेंट को विन कराने के लिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, एंड दे आर द विनर। और जीत के हारना, मैं तो समझ से बाला तर है कि आप लोग विनर हैं और आप क्यों प्रेशर ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 2-3 डेज में लिफ्ट कर देंगे इसको। अच्छा। और मैंने तो हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, एक प्रोटेस्ट भी था जो सिटी ताजिर इत्तेहाद के साथ था, उसमें इनको हमने ये भी कहा कि आप कम से कम ये अनाउंस करें कि ईद के बाद जो जिस तरीके से हम लोगों ने पहले SOPs का केयर करते हुए इवेंट्स किए हैं, उसी तरह ही कंटिन्यू होंगे, ताकि जिन लोगों ने बुकिंग्स कराई हुई हैं वो भी रहें, और फिर ऐसे कैश फ्लो भी चलेगा। और अगर आप इस इंडस्ट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखेंगे तो आप ये मेक श्योर कर लें कि आपकी शॉपिंग सेंटर्स, ये चीज़ें चलेंगी नहीं, क्योंकि शादियाँ नहीं होंगी और सिंपल होंगी तो ना गारमेंट सेल होंगे, ना शूज़ सेल होंगे, ना पार्लर्स चलेंगे, ना बैंगल सेल होंगी, ना ज्वेलरी शॉप चलेगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और ये सारा आपका एक क्रश आ जाएगा मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने अंडरस्टैंड भी किया, और आज अभी 2 days की, और उन्होंने शायद 13 अप्रैल तक का किया है, एंड वी गेव देम श्योरिटी कि हम लोग तरावियाँ भी कराया करते थे कॉम्प्लीमेंट्री हर हॉल में, तो वो भी हमने बंद किए हैं शादी हॉल में, कि हम रमज़ान में कोई भी इवेंट नहीं करेंगे, ताकि 30-35 डेज़ हैं गवर्नमेंट के पास, और जो उन्होंने मेजरमेंट्स लेने हैं वो लें, और उस मेयर्स की बेसिस के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि ये कंट्रोल ना कर सकें। ऑलरेडी कंट्रोल प्लेस है, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वी आर वेरी मच स्ट्रिक्ट इन SOPs। कोई गेस्ट एंटर नहीं हो सकता विदाउट सैनिटाइजर, कोई गेस्ट विदाउट मास्क एंटर नहीं हो सकता। 10 o'clock के बाद देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट कि आपका इवेंट हो। 2 hours का मतलब यह है कि 1 hour या 45 minutes का इवेंट है। 8 o'clock पे हमने ओपन किया मैरिज हॉल, गेस्ट आना शुरू है 10, 20, 30 करके 9:30 पे गेस्ट आते हैं। 30 to 40 मिनट्स पे ऐसा होता है कि 200-250 गेस्ट एट ए टाइम होते हैं। अच्छा। वो भी SOP 6 फीट के डिस्टेंस से बैठते हैं, और 3-4 चेयर्स लगती हैं। इसी की वजह से आपके सामने कि कराची अंडर कंट्रोल है। तो मैं गवर्नमेंट से आपके चैनल के थ्रू भी अपील करूँगा कि इसको आप मज़ीद कंटिन्यू ना करें, आपकी अनाउंसमेंट सर आंखों पे, अब आप इसको लिफ्ट करें, और हम आगे ताकि रमज़ान में बुकिंग्स करें आगे के मंथ्स की, कैश फ्लो मार्केट में हो। और आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी गवर्नमेंट ने ऐसी रिस्ट्रिक्शन, अच्छा सिंध गवर्नमेंट ना करती, अगर फेडरल और दूसरे प्रोविंसेस के ऊपर प्रेशर, फेडरल गवर्नमेंट भी क्यों करती है, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है और KPK में उनकी गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट किसी सूरत में ना करती, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ लर्न की है कि लास्ट टाइम आप ये देखें कि जब इन लोगों ने ये प्रैक्टिस की है 40% चीज़ें इंक्रीज हो चुकी हैं। आज अगर ये दोबारा करेंगे ना, तो बिजनेस कम्युनिटी, दे आर नॉट किड्स। आप 10 दिन बंद करेंगे, उन्होंने 10 दिन के रेशियो से रेट बढ़ा के सेल करना है, और इस वक्त बाइंग पावर किसी के पास नहीं है, तो इन्हें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और इसको एक वे में ओपन रखें। और हमारी इंडस्ट्री से कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? 2 hours में 40 मिनट्स गैदरिंग होती है, 40 मिनट्स गैदरिंग होती है, जबकि शॉपिंग सेंटर्स, ये रेस्टोरेंट्स भी तो इन्होंने ओपन किए ना, रेस्टोरेंट में 700 की कैपेसिटी है, तो हमारे, और वो तो आप 2-3 hours बैठ सकते हैं, और हमारे में सिर्फ 40-45 मिनट्स का है। ठीक है जी, इस पे और भी हम साथ साथ बात करेंगे। हमारे साथ नईम अवान है। नईम अवान, ये बड़ी एक आवाज़ें इधर उधर हर जगह से आ रही, कराची सुबह, ये क्या है? मतलब क्यों नहीं मान रहे? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस पे ज़रा सी थोड़ी बहुत बात करें, और साथ फिर इनको भी मौका दीजिएगा, ये भी बात करें। आज आपने खुद मौके देते रहना है। टाइम थोड़ा सा कम है मेरा, टेक्निकल वजूहात की वजह से जो है वो नहीं, टाइम कम नहीं है, माशाल्लाह आप तीनों गेस्ट बहुत अच्छा बोलने वाले हैं जी। पहले तो मैं, क्योंकि भाई बैठे हुए, मैं कई जगहों पे इत्तेफाक करूंगा। असल बात ये है कि मैं आपको बात बताऊं कि कोरोना एक तो तीसरी लेयर आई है,
अच्छा तीसरी दफ़ा कोरोना आ गया पाकिस्तान में, लेकिन नहीं आया तो वो 200 अरब रुपए नहीं आए जो 100 अरब रुपए IMF के मुंह में मारने थे और 100 अरब रुपए जो आवाम पे लगाने थे। दूसरी बात ये रही कि जब ये कोरोना आया तो कोरोना के अंदर अब हमने 1 साल और कुछ महीने में सबक सीख लेना चाहिए था, और जो एहतियाती तदाबीर हमें WHO ने दी हमने उस पर मनोमन अमल किया, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हमारे माहिरीन थे, डॉक्टर थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, जो एडवाइस देता था हम उस पर काम करते थे, अमल करते थे, और हमें जो है WHO ने भी सराहा। ना सराहा तो सिर्फ वज़ीर आज़म साहब ने जो है उसको ना सराहा, और क्या किया, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब क्योंकि इन्होंने कहा कि प्रेशर में आके जो है वो सिंध हुकूमत ने ये फैसले कर रही है, प्रेशर में आके नहीं कर रही है। मैं आपके तवज्जुह से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ लोगों को कि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जब वज़ीर आज़म साहब गए, जब एक अच्छा जो है वो एक स्टांस जो पेश किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खास तौर पे कोरोना जैसी वबा के अंदर, और जो एहतियाती तदाबीर पे अमल किया, तो इनको कुछ चीज़ समझ नहीं आई कि आया यार इतना बेहतरीन वर्क क्यों हो रहा है सिंध के अंदर। और आज की अगर मैं बात करूँ सिंध के अंदर कोरोना की जो तीसरी लेयर आई, आप देख रही होंगी कम है केसेस। वजह ये थी कि जिस पर हमने जो है वो ऑन टाइम पर जो है वो काम किया, तो अल्लाह का शुक्र है आज हमारा इतना वजन नहीं आया। फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मात निकाले कि एक इदारा बना दिया है NCOC, अब NCOC के अंदर जो लोग बैठे हुए वो फैसले करते हैं कि सूबों के अंदर क्या करना चाहिए। अब हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्मात को हमने मनोमन अमल करना है, अगर हम वायलेशन करते हैं तो आपको पता है कि फिर यहाँ क्या होता है इस मुल्क के अंदर। आपने बात क्यों घुमा दी है, मुझे ये बताएं। नहीं, असल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बेहतर है कि वो किसी फोरम पे हम बात करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक सेंसिटिव मुझे याद इशू था, है। मैंने कहा अगर आप बात घुमा रहे हाँ, हैं तो- एक सेंसिटिव इशू है। दूसरा बात ये कि जो आपने कहा कराची सूबा, बात ये कि जब पाकिस्तान बना था ना, तो पाकिस्तान एक थोड़ी तो बहुत तो बात बनती है ना, 27 ज़्यादा ना रमजान जुम्मे के दिन वजूद में आया, और जब वजूद में आया तो पे अलिफ से पंजाब, काफ से कश्मीर, सीन से सिंध, ते अलिफ नून तान, ये बना के बनाया था पाकिस्तान। पे अलिफ से पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा था, काफ से कश्मीर, उस वक्त कश्मीर का इशू चल रहा था, सीन से सिंध, और ते अलिफ नून तान बलूचिस्तान भी बड़ा सूबा था, ये बन गया था पाकिस्तान। अब इसके अंदर होता ही है, जब पाकिस्तान जब बन गया तो फिर कराची को अगर आप डालती है ना, तो कराची को ऐड करके दिखाएं, सिंध के साथ ऐड करें या बलूचिस्तान से पहले ऐड करें। दूसरा ये है कि जब यहाँ कराची के अंदर जो लोग जमात यहाँ मौजूद थी 35 साल से, कराची को जैसे यरगमाल बनाया हुआ था, बत्ता कल्चर, क्लाशनकोव कल्चर, और इसी तरीके से खालें छीनने का कल्चर, फिर जिस तरीके से वो वोट लेते थे, मेरे जैसा भी आदमी जब इलेक्शन में जाता था वोट डालने के लिए तो कहते थे अवान साहब आगे चले जाएं, वोट डल गए आपके। और 2018 की 25 जुलाई के इलेक्शन के अंदर कराची वाले नेशनल इलेक्शन प्लान के बाद आज़ाद हुए, और आज़ाद होके उस जमात को कहा कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है हमें, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप आउट हो गए हो, अब आउट हो गए। जब 35 साल का जो कचरा था इस कराची के अंदर जो कचरा यहाँ मौजूद था, कचरे की जब सफाई हुई तो सफाई होने के बाद जो हालात आपके सामने आए वो हालात आपके सामने। और दूसरी बात ये रही कि मैं खुद 1982 की मेरी जो है वो पैदाइश है, 87 के अंदर मेरे बड़े कहते थे जो उर्दू स्पीकिंग लोग आए ना आपके पड़ोस में, इनके बाद जाया करो, ये पढ़ी लिखी कौम है। और हम जाते थे, ट्यूशन पढ़ते थे, पढ़ी लिखी कौम, इनके हाथ में कलम लेकर ना इनके हाथ में कलाशनकोव दे दी, कलाशनकोव दे के, और कहा कि बात ये है कि आप जो है वो इंडिया वाली सियासत करो, जो इंडिया के अंदर छोटा शकील, लंगड़ा शकील, बड़ा शकील, जो वहाँ एक ठाकुर सिस्टम जो चलता है, वो कल्चर यहाँ मुतारफ कराने की कोशिश की कराची के अंदर। कलम लेके जो कलाशनकोव दी हाथ के अंदर, तो फिर एक जमात ने वही कलाशनकोव मुतारफ कराई, और मुतारफ करा के जो हालात पैदा किए कराची के साथ। और अब जी पूरी कौम को, अब क्या हुआ कि पूरी कौम को क्या कह रहे हैं कि आपको जो है वो सूबा चाहिए कराची का। जब इनके पास सेनेटर थे इस कराची में, जब इनके पास MNA थे इस कराची से, जब इनके पास MPA थे, जब इस कराची के अंदर इनके चेयरमैन थे, इनका मेयर था, डिप्टी मेयर था, गवर्नर था, आईनी तौर पे सूबा बनाने के लिए 2 तिहाई अक्सरियत की जरूरत होती है, जो आपके पास आइन आपको इजाजत देता है। आपने आइन की, अगर आइन पे चलना है, अगर आपने कानून पे चलना है, तो कानूनी और आइन तो ही इजाजत देता है सूबा बनाने के लिए। अगर आपके पास आईनी अगर 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है तो सूबा नहीं बन सकता। बाकी इतना कुछ होने के बाद भी 2 तिहाई अक्सरियत नहीं थी और सूबा नहीं बना। आज क्या करते हैं, आज कुछ भी नहीं है, आज भी वही कौम को बताते हैं, खड़े होते हैं, खड़े होकर स्टेज के ऊपर ये सूबा होना चाहिए कराची। ओ भाई, सूबा होना चाहिए कराची, 2 तिहाई अक्सरियत लेकर आओ, अक्सरियत लेकर आओ, फिर सूबा बनाओ। अगर पंजाब में चली जाए 12 करोड़ का सूबा है, 4.5 करोड़ वहाँ सराइकी लोग मौजूद हैं। वो उस बेल्ट के ऊपर अगर बात करूँ तो वहाँ सैकड़ों की तादाद में जो है वो MP MNA सेनेटर वहाँ मौजूद है, लेकिन वो भी सूबा नहीं बना। 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है, तो अक्सरियत होगी तो सूबा बनेगा, बगैर अक्सरियत सूबा नहीं बन सकता। अच्छा जी, ठीक है। अब आप क्या इसी पे बोलना चाहेंगे या मैं आपसे दूसरा सवाल कर लूँ? इसी पे बात करूँगा। इसलिए मैं नईम साहब ने बात करी पाकिस्तान में ऐड नहीं किया जा सकता। बात यह है कि कुरानी और आसमानी वजीफा तो है नहीं कि ऐड नहीं किया जा सकता।
अगर जैसे ये लास्ट टाइम भी हमारी बहन थी, वो सिंध धरती माँ कहते हैं ये इसको, तो जरा सी सिंध धरती माँ की तारीख देख लें कि जब जब वो उन लोगों के पास चली जाती हैं जहाँ ख़रीदार अच्छा होता है, मतलब जहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं। 1849 में चार्ल्स नेफ्यू का दौर था इंग्लैंड से, तो सिंध की तारीख जो ये 5000 साल लोग बताते हैं, तो वो बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बात यह है कि पेशावर जो है वो पंजाब का हिस्सा था, पेशावर वैली जहाँ सिख आबाद थे। लेकिन अंग्रेज़ साम्राज्य ने अपने मामला देखते हुए जोग्राफी तब्दीली की और एक सेपरेट यूनिट बना दिया। मेरी समझ ये नहीं आता कि हज़ारे का सूबा हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले लुड्डियाँ डालते हैं, सराय की सूबे की बात हो तो मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, सिंध सूबे की बात हो तो चूड़ियाँ तोड़ने लग जाते हैं। भाई सिंध आखिर सेपरेट यूनिट बनाने में हर्ज क्या है? मतलब इसमें ऐसी कौन सी मतलब कबाहत है या परेशानी है? आप मुझे बताइए कि अगर उर्दू सिंध शहरी जो लोग हैं वो अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, 50 साल माशाल्लाह हो गए पीएस पार्टी को, और मज़ीद पता नहीं कितने साल हम भुगतेंगे ये शहरी अवाम, और भुगत रही है। कहने की बात यह है कि लेकिन मामला जूं के तूं हैं। आप कहते तो नारे तो आपके बड़े ज़बरदस्त हैं, अफसोस की बात ये होती है कि आप पिछले 2018 के इलेक्शन में एक पार्टी से नाराज़ होकर उर्दू बोलने वालों ने वोट पीटीआई को तो दे दिया, लेकिन पीएस पार्टी को नहीं दिया। तो ये नोश्ता दीवार है। बात ये कि आपके साथ तो रहना ही नहीं चाहते। अच्छा, बात क्लियर है, बात रहने ना रहने की भी नहीं है। बात ये है कि आपने ज़्यादतियों का इंतहा कर दिया आपने। आप मुझे बताइए कि हम अब अगर पाकिस्तान पे मज़ीद कर्ज़े पे कर्ज़ा है और सिंध के शहरी अवाम और ख़ास तौर पे कराची, दुनिया में ऐसा ही है। आप देखें सिंगापुर सिटी है, दुबई आपके सामने मौजूद है। ये इसकी बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान देहातों से आके शहरियों पे हुकूमत करते हैं, और उनकी नाअहली की वजह से ना तो पाकिस्तान तरक्की कर सका और ना ही कराची। आप यकीन जानें, सेपरेट यूनिट बनने के बाद जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का कर्जा जो है इतना है, ये सेपरेट यूनिट के बाद कराची कर्जा उतार देगा। यहीं पे एक बात जरूर करना चाहूंगी जो मैं अचानक मेरा दिल कह रहा है कि मैं जरूर करूं, और जो मेरा दिल कहता है फिर मैं कर देती हूँ, उसके बाद जो होता है फिर वो भी देख लेती हूँ। मुझे ये बताएं, वो चीज़ ठीक थी कि कराची एक आवाज़ पे बंद हो जाता था और जो है रोड पे सन्नाटे हो जाते थे, खाले शाले सारी चीज़ें जो इन्होंने बोले वो सारी, पुराना कराची तरक्की कर रहा था। यही तो बात है सारी। बात ये है कि थोड़ा रात को में पता चलता था कि 10 मिनट बाद कराची बंद होना और हो जाता था। बात ये है कि सब कुछ हुआ, मान लिया आपकी बात, लेकिन तरक्की क्यों नहीं हुई? 50। अच्छा, इस पे आप अपना जवाब दोनों संभाल के रखिएगा, मैं थोड़ा इस तरफ आती हूँ, जवाब बना लें आप लोग दोनों, आप लोगों ने क्या बात कर रही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि जैसे हमारी आपसे पहले भी बात हुई है, आप एक जगह जहाँ जितना मुझे आपसे बात करके पता चला था कि वहाँ की आवाम जो मसाइल जो चीज़ें हैं, आप वहाँ पे एक आपने पूरी टीम बनाई हुई है कि वो लोग उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं कि जिसके जैसे मसाइल है। ज़रूरी नहीं है कि किसी को आटा चाहिए तो दूसरे को भी आटा ही हमने देना, नहीं, अगर दूसरे के घर के गटर लाइन का मसला है तो आपने वो सही करवाना है, ठीक है। रमज़ान के लिए क्या मतलब उनके लिए क्या चीज़ें ऐसी हैं, कोई पैकेज बनाया हुआ है या क्या चीज़ की हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा आप ज़रूर बताएं। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। कि देखिए, एक किस्म का कराची सूबा ही था ना जी, उस सूबे का क्या हाल कर दिया। क्या कर कराची में कंट्रोल था ना, अब और क्या चाहें? वो एग्जाम्पल देख लिया, एक एक्सपीरियंस देख लिया, तो अब मज़ीद क्या चाहते हैं? तो मैं तो समझता हूँ जिस तरीके से चल रहा है, और पीपल्स पार्टी है जो भी गवर्नमेंट है, अब दे हैव लर्नड और अब वो काम कर रहे हैं। अब 30-32 ईयर्स के बाद अगर इनको मिला है तो उसको एकदम इनको मिला भी नहीं है, उसको मिले भी 2-3 साल हुए हैं, और साल में भी अभी भी कंप्लीट नहीं मिला। तो जब अगर इनको कंप्लीट मिलेगा तो इसको डेवलप करेगी गवर्नमेंट भी, फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी। अब वो इतना इजी नहीं है 30 इयर्स का, ठीक है ना। अब जैसे बाज़ लोग कहते हैं जी 12 इयर्स पीपल्स पार्टी के हैं, 13 इयर्स PMLN के हैं, तो हमें टाइम लगेगा, तो इनको भी टाइम लगेगा। कराची को सेपरेट नहीं होना चाहिए। आपकी इस वक्त जो इकोनॉमिकली जो पोजीशन भी चल रही है, और फिर एक आप बैड इम्प्रेशन भी नहीं दे सकते, और इतना बड़ा सेटअप आप चेंज कर नहीं सकते। फ़िलहाल जो इलेक्ट हुए हैं लोग, जो वहाँ के MNAs हैं, MPAs हैं, उनसे काम करवाने की कोशिश करें। और जिन जिन पार्टीज़ के जवान से MNA और MPAs इलेक्ट हुए हैं, पार्टीज़ को चाहिए उन लोगों से काम करवाएं, और वो काम करा सकते हैं। आज देखें ना, आज पीपल्स पार्टी काफ़ी काम करा रही है, आज PTI भी बहुत काम करा रही है, स्टार्ट हो चुके हैं ये लोग काम। तो जब ये काम हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये नेक्स्ट इलेक्शन के बाद की बातें हैं, तो इनसे काम कराएं। और जो काम नहीं करता तो लीडरान को चाहिए उनसे रेजिग्नेशन लें,
जब तक ये एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करेंगे, ये लोग काम नहीं करेंगे। 4 MNA से इमरान खान साहब लें, 4 MNA से बिलावल साहब लें, 6 MPA से लें, अब देखें ये काम कैसे नहीं करते, क्योंकि ये एक बिजनेस बनाया हुआ है इन्होंने। जब इनका बिजनेस खत्म होगा तो डेफिनेटली ये एफर्ट करेंगे, और जब एक दफ़ा थ्रेट ही कर दें कि भाई जिसके एरिया में डिलीवरी नहीं होगी, जो डिलीवर नहीं करेगा, हम उससे रिजाइन लेंगे, तो आप देखें इनकी स्पीडें देखें। तो ये बेटर वे यही है इनके पास, और इंशाल्लाह कराची इस तरह बेटर होगा और बेटर हो रहा। अभी अब कोरंगी का मैं देख रहा था, हॉक्स पे रोड्स देखें आप, काफ़ी एरियाज में हो रहा है, और अभी ये बस जैसे एक स्टार्ट हो गया, तो इंशाल्लाह ताला आप ग्रीन बसेस का भी देखिए जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि एंड ऑफ 2022 में कराची एक आपको डिफरेंट नज़र आएगा और अच्छा होगा। तो हमें इसको तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसी को ही इम्प्रूव करना चाहिए। और आर्मी चीफ ने भी कहा था कि 3 इयर्स में हम कराची को खड़ा करके देंगे। अभी तो 6 मंथ्स भी नहीं हुए, तो 2.5 ईयर हमने अपनी इंशाल्लाह आर्मी चीफ की भी बैक है, फेडरल गवर्नमेंट की भी है, तो ये खड़ा हो जाएगा। बाकी आ जाए हम यूसुफ गोट और जो औरंगी 2 एरियाज़ आपने देखा होगा, सम्मू गोट भी, इब्राहिम हैदरी भी, ये सारे एरिया डूब गए थे। अब जो हमारी टीम और हम लोग सारे बेसिकली जो कर रहे हैं वो यही, गवर्नमेंट को भी पीछे हैं हम। हमने 25 मार्च को एक प्रोटेस्ट भी किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली दफ़ा उस एरिया के लोग अपने गोठों से बाहर निकल के प्रेस क्लब आए थे। 27 इस जुलाई में फिर बारिश एक्सपेक्टेड है। हाँ, बिल्कुल। लोग क्या कर रहे होते हैं कि बारिश का वेट करते हैं, बाज़ लोगों का, पॉलिटिकल लोगों का भी और NGOs का भी वो सीज़न होता है बारिश का, कि उनको फंड मिलते हैं, वो करते हैं और बारिश का वेट करते हैं कि डूबें लोग, तबाह हों, उसके बाद करें। हम इसके पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं, इस दफ़ा बारिश से पहले आपने काम करना है। ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम ये आप करके दें, नालों की सफाई करके दें। NDMA ने भी की, लेकिन वो आधे रास्ते छोड़ के चले गए। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने भी काम स्टार्ट किया वहाँ पे। हमारा प्रोटेस्ट की कामयाबी यही है। PTI ने भी काम स्टार्ट किया, गलियों पे काम, सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया, और वहाँ की MNA शाहिदा रहमानी से बड़ा काम करी वहाँ पे भी, तो उन्होंने भी अनाउंसमेंट की हुई कि नालों की सफाई मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। तो हम फिर DC ओडू साहब के पास भी गए, क्योंकि आजकल डिप्टी कमिश्नर्स के अंडर आई है। फिर वहाँ पे हम लोग गए, उन्होंने भी हमें कहा कि गारंटी दी कि जी विद इन 15-20 डेज हम यहाँ पे काम स्टार्ट कराएंगे, इवन हम आपको मेन रोड भी बना के देंगे। अच्छा, ठीक है। अब उनके 15 डेज जैसे कंप्लीट होते हैं और काम नहीं होता DC साहब की कमिटमेंट के मुताबिक, तो फिर हम उनसे भी वो कराएंगे। अब हमने इनको रमज़ान तक का टाइम दिया हुआ है, और काम हम देख भी रहे हैं, पाइप्स डलना शुरू हो रहे हैं, लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये हम लोग गवर्नमेंट को पुश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी NGOs रमज़ान में काफ़ी काम कर रहे होते हैं, राशन दे रहे होते हैं, सहरियों का अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, इफ्तारियों का कर रहे होते हैं। फिर अभी हम लोगों ने जो प्लान किया हुआ, क्योंकि उस एरिया के लोगों को आज तक खुशियाँ नहीं मिली, तो हम लोग ईद के लिए काफ़ी वहाँ पे हम लोग किए बैंगल्स, और हमने 1-2 पार्लर्स भी लेडीज़ के बना के दिए हैं वहाँ पे, जिसमें लेडीज़ 20% पे करके वहाँ पे अपना करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जेंट्स के साथ भी हमने यही किया हुआ। इस दफ़ा हम ईद की प्रेपरेशन बड़ी हाई लेवल की कर रहे हैं कि वहाँ पे जितनी बच्चियाँ होंगी फ्री मेहंदी लगवाएंगी, फ्री बैंगल्स उनको मिलेंगी, बच्चों को सन ग्लासेस मिलेंगी, कैप्स मिलेंगे। अच्छा। ये सारे स्टॉल्स हम यूसुफ गोट में 15वें रमज़ान के बाद लगा रहे हैं। ठीक है। हम इसके ऊपर हम राशन के पीछे उनको नहीं डाल रहे, क्योंकि राशन ऐसी चीज़ हुई हुई है कि राशन की वजह से वो एरिया डेवलप नहीं हुआ। जब डूबता है, एक पार्टी 2 ट्रक राशन भेज देती है, वो राशन में लग जाते हैं और डेवलप नहीं करते। तो इंशाल्लाह अब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जो बोथ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने गारंटी ली है और हमसे कमिटमेंट की है कि बिफोर दिस रेन ये इसको पूरा कवर करेंगे कि इस दफ़ा डूबेगा नहीं इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा नईम कि रमज़ान जैसे कि आमद ही आमद, अब 2 से 3 दिन के बाद इंशाल्लाह रमज़ान का बाबरकत महीना, इबादत का भी सिलसिला, और फिर आपको पता है कि हम लोग बड़े एक्टिव हो जाते हैं, महंगाई तो फिर बढ़ जाती है ना, कमाना है 4-4 सूट लेने हैं ईद पे। तो ये मुझे बताएं, इसके लिए कोई इकदाम किए गए हैं कि जहाँ फ्रूट महंगा मिल रहा है, रेट लिस्ट नहीं है, जहाँ सब्जियाँ, जहाँ ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, उसके लिए कुछ किया गया है रमज़ान के लिए? क्योंकि वैसे ही गरीब आवाम आपको पता मर रही है। आज ही बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम DCs जितनी भी उनको हिदायत दे दी हैं, ACs जितने भी हैं उनको एक्टिव कर दिया है। और कोरोना जैसी वबा के अंदर जब आया तो बात ये कि देखें, अब क़यामत से पहले एक निशानी है कि तौबा का दरवाज़ा अल्लाह बंद करेगा। तौबा कैसे बंद करेगा? मस्जिद बंद, खाना काबा बंद, मस्जिद नबी बंद, फिर बात ये कि मंदिर बंद, चर्च बंद, सब अल्लाह ने बंद किया। इसको बोलते तौबा का दरवाज़ा। लेकिन हमारे ताजरों ने क्या किया, ग्लव्स बेचने शुरू किए, सैनिटाइज़र बेचने शुरू किए, मास्क बेचने शुरू किए, अदवात महंगी बेचने शुरू की, हाउस होल्ड के आइटम बेचने शुरू किए महंगे दामों के अंदर। अब यह हमारा काम क्या होता है DCs का,
अब बात ये कि महंगाई कुछ चीज़ें ऐसी है जो पीछे से आती हैं। पेट्रोल की रेट बढ़ते हैं तो यहाँ हर चीज़ महंगी होना शुरू हो जाती है, डॉलर ऊपर नीचे जाता है तो चीज़ें ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ जितने चलान खास तौर पे इस 2.5 सालों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किए हैं और कितने लोग लाकअप किए हैं, और बात ये है कि इंशाल्लाह ताला हम पूरी एक्टिविटी जो है ना इस पे हमने अटेंशन रखी हुई है। दूसरी, मेरे भाई ने कहा कि ये जब कहते हैं कि सिंध माँ धरती, और सिंध माँ धरती कभी वहाँ चली जाती है, सिंध माँ धरती कभी वहाँ चली जाती है, सिंध माँ धरती अपनी जगह पर है। सिंध माँ धरती हम क्यों कहते हैं? सिंध माँ धरती इसलिए कहते हैं ये औलिया की कराम की जो है वो धरती है, यह बुजुर्गों की धरती है, ये वो धरती है माँ जो, मैं अगर बात करूं, मैं खुद, मेरा ताल्लुक KPK से, मैं सिंध के जो कैपिटल कराची के अंदर ना ये समंदर देखने नहीं आया था, मैं रोटी रिस्क की तलाश में आया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मंशूर है रोटी कपड़ा मकान, तो मैं रोटी कपड़ा मकान के लिए आया था। KPK से नस्वार वाला, मूंगफली वाला, ट्रांसपोर्टर, पराठे वाला, चाय पराठे वाला, बंगाली, चाहे बर्मी, चाहे पंजाब से आने वाले मालशी या तेल बेचने वाले, कारोबार करने वाले, चाहे बलूचिस्तान से खानसामा या गार्ड या कोई भी, इस माँ धरती का रुख करते हैं। सिंध माँ धरती समेट लेती है। जब हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई जब आए थे ना, जो 500 ये कह रहे 5000 साल 7000 साल पुरानी दास्तान देते हैं, तो सिंध तो अपनी जगह है और सिंधी है और थे। जब ये आए थे ना तो ये खास तौर पे ज्यादा तादाद आई थी कि जो है वो क्योंकि पढ़ी लिखी कौम थी, क्लाशनकोफ दिया कुछ लोगों को, और सबकी मैं बात नहीं करूंगा। जब वो आए तो आपके जो है वो लाहौर वाली साइड से आए, तो लाहौर जब आए ना तो लाहौरियों ने कहा पाकिस्तान आगे आगे जाओ, आगे आगे, फिर KPK चले गए। KPK वालों ने कहा इधर नहीं है पाकिस्तान, आगे जाओ। ये माँ धरती थी समेटा। इस पे पहले हम नोमान से सिंध के अंदर जो सिंधी थे ना, उन्होंने अपने गले से लगाया। और जो बेहतरीन, जो मैं आपको बताऊं, उर्दू स्पीकिंग जो लोग थे, जो राणे थे, जो राजपूत थे, जो मेव थे, आज अगर मैं आज भी बात करूं तो वो पूरे पाकिस्तान में एडजस्ट हो गए। लेकिन जिन लोगों ने महाजिर का लिया ना कि महाजिर है, महाजिर तो महाजरीन बोलते हैं, महाजरीन का कोई ठिकाना नहीं होता है, वो तो कान से पकड़ो उठा के वापस भेज दो। पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहला मुल्क है जो सबसे ज्यादा लोगों को जो है पाकिस्तान के अंदर, उनसे भी ये कि नईम साहब ने बात करी कि ये KPK से आए और कराची ने इनको समोल, सिंध ने इनको समो लिया। बात ये कि ये थोड़ी सी इसमें मैं वजाहत करूं, सिंध में नहीं समोया आपको कराची ने समोया। सुन लीजिए बात, आप इंटीरियर सुन लीजिए, ये कारोबारी भी बैठे हैं बराबर में हजरात, जो मतलब एसोसिएशन के, नहीं ऐवान साहब, बात ये है कि आप इंटीरियर जाके कारोबार करके दिखा दीजिए। ऐवान लगा हुआ है माशाल्लाह आपके नाम के आगे, आप इंटीरियर सिंध में जाके कोई परचून की दुकान ही खोल लीजिए, मैं आपको मानता हूँ। आप तो कराची में माशाल्लाह कारोबार भी कर रहे हैं और सियासत भी कर रहे हैं। कराची में आप मुझे सिर्फ, आप पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है माशाल्लाह, आप मुझे कोई एक मिसाल दे दीजिए कि कभी कोई इंटीरियर सिंध से कोई गैर सिंधी को उन्होंने टिकट दिया हो, कोई एक मिसाल दे दीजिए। कारोबार आप माशाल्लाह कब से सियासत कर रहे हैं, नहीं मैं मानता। माशाल्लाह आपने बताया 80s में आप कराची आ गए और कराची ने आपको जो है वो इज्जत दी, शोहरत दी, काम कर रहे हैं। यही काम अगर आप इंटीरियर सिंध में जाके कर लें तो आप जो बोलें। दूसरी बात, एनी ने एक बात बोली, मैं ये बात कह रहा हूँ, 50 साल को हम पीछे छोड़ देते हैं, ये महीना आ रहा है रमज़ान का, इस महीने आप जो प्राइस लिस्ट आपका कमिश्नर जो प्राइस लिस्ट कंट्रोल लिस्ट दे रहा है, सिर्फ उस पर आप चीज़ें दे दें, मैं कहता हूँ कराची वाले आपके साथ ज़िंदगी भर के लिए हो जाएंगे। सिर्फ एक महीना, शैतान भी बंद होता है, शैतान से वास्ता नहीं है पीपल्स पार्टी का, लेकिन 12 रमज़ान का महीना है, शैतान भी बंद होता है। एक महीने एलिमेंट्री स्कूल आपसे चल नहीं रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं आप, मलीर के अंदर रिसेंटली आप लोग, और सूबे की बात कर रहे हैं आप, एक स्कूल नहीं चला पा रहे हैं वो NGO को, और उसकी भी तकरीब करके खाना खिलाते हैं NGO वालों को और स्कूल दे रहे हैं। ये मलीर का रिसेंटली का वाक़या है, हाकिम साहब ने किया अभी। तो आप बात कर रहे हैं कि मैं, बात ये है कि आपने ये बात तो कर दी कि हम 5,000 साल से और महाजिर और ये इंडिया हिंदुस्तान की कील ठोक के आए थे, आखिर पाकिस्तान हम कुर्बानियाँ दे के आए थे। और बात यह है कि इस पाकिस्तान के लिए अगर सूबा ज़रूरी है तो कई नसरुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी अपना शौक मजीद पूरा कर ले, ये कुर्बानी देने से दुरेक नहीं करेगी ये कौम। हमें अपने लिए हमें अपने लिए सूबा नहीं चाहिए, इस कौम, इस मुल्क के लिए सूबा चाहिए। बात ये कि पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो सेपरेट यूनिट इंतहाई ज़रूरी है। ये मना तो जैसे आप ये अय्याश हुक्मरान, करप्ट हुक्मरान कराची का पैसा बाहर जायदादों लेके गुजार रहे हैं, इसी तरह चलता रहेगा मामला। पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। लास्ट मैं आप लोगों से मैसेज लूंगी, उसी में आप जल्दी क्योंकि टाइम की कमी है, आपको पता लाइव अगर टाइम आगे गया तो फिर ये उसी टाइम शो खत्म हो जाएगा। मैं मैसेज लास्ट आपसे, आप उसी में प्लीज जवाब दे दीजिएगा, टाइम चंद मिनट है, मैं समझ, आप भी समझे और मैं भी समझ रही हूँ। लास्ट क्या मैसेज देंगे? कंट्रोल करना बहुत इजी है, मेरी इंडस्ट्री डेप्यूटी कमिश्नर्स की हेल्प कर सकती है। अच्छा, ये किसी सूरत भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ना विल है इनकी, ना इनके अंदर टैलेंट है। ठीक है, ये अगर कर जाएंगे
आज आपका गरीब ना गोश्त खा सकता है, ना स्मेल कर सकता है, ना फ्रूट खरीद सकता है। गरीब के लिए दाल भी नहीं जिंदा खा रहना खत्म हो चुका हुआ है, वो मर चुका हुआ है। वही गरीब अच्छा जिस जहाँ वो जॉब करा उसका ओनर उसकी हेल्प करता है, लेकिन ये बहुत ईजी है टू कंट्रोल अगर विल हो, और हमारी इंडस्ट्री इनकी हेल्प कर सकती है। ये हमारे साथ मिले, हम इनको जरूर हेल्प करेंगे इस रमजान में। और मैं इस रमजान में पुलिस चौकियों पे बैठ रहा हूँ, अवेयरनेस दे रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस के साथ, और अपनी इफ्तारियां वहीं पे कर रहा हूँ पूरा महीना, कि आप ड्राइव स्लो करें ताकि आप अपने घर आराम से पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे शो में आए। अब आप लास्ट में क्या कहेंगे, पर जल्दी जल्दी आप देखिए कराची की अगर मैं बात करूँ, टोटल कराची के जो अजला है ना 6 थे, अब बढ़ के 7 हुए हैं। सिंध के टोटल अजला 32 हैं, 30-32 हैं। इस 6 अजला के अंदर प्रॉब्लम बार प्रॉब्लम नहीं। 6 अजला कराची के अंदर, अब अगर मैं बात करूँ मरदमशुमारी 10 साल बाद होती है आईनी तौर पर, 18 साल बाद हुई। कराची के अवाम निकलती है 1,60,00,000, जिसमें 34 लाख जो है वो यहाँ पर हजारेवाल भी हैं, या सराइकी भी हैं, पठान भी हैं, बंगाली भी हैं, बर्मी भी हैं, वो कौमें भी यहाँ मौजूद हैं, कौमें वो भी मौजूद हैं। अब कौमें सारी यहाँ कराची के अंदर मौजूद होने के साथ होता ही ये था कराची के अंदर, भाई ने कहा कि सिंध में जाके करें। वो भाई छोड़ते किसको थे, बसों पे ना डेड बाड़ियां रख कर भेजते तो और चाहिए तो और भेजे हजारे वालों को। यहाँ सूरत हाल किसको बसने देते थे। कराची तो कराची में तो सिंध वालों ने तो फिर गले से लगाया। कराची की दूसरी बात ये रही कि 21 MNA में से तरीके इंसाफ के 14 MNA, 26 MP हैं, गवर्नर सिंध है, सदर पाकिस्तान है, पहली दफा आवाज लगाई वजीर आजम कराची से। इसके बावजूद भी MQM जब जहाज गिरा तो इतनी जहमत नहीं कि MQM ने कि वजीर आजम को कहें कि दो जो है वो अफसोस के जो है वो बात ही कर ले वजीर आजम कराची के उस जहाज के सानी के अंदर 90 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा। यहाँ लगे में बात ये है कि जो है ना वो एक होती है कि वो खींचते जाओ ना माल, पहले माल खींचते रहे कलेक्शन दिखा के, अब माल खींचते रहे 2-4 सीटें लेके जो है वो कराची का सौदा करते फिर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। मैं साथ साथ शुक्रिया इसलिए अदा करूँ, टाइम कम है, बाद में नहीं अदा कर सके। आपके लास्ट में चंद बात ये है कि हाँ, इन्होंने कहा, नहीं मेहमान साहब ने कहा कि कराची को 7 हिस्से में तकसीम कर दिया। कराची तकसीम हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं, और सिंध की अगर हम बात कर लें तो आप लोगों को परेशानी हो जाती है। ये मेरी समझ से बाहर है। भाई कराची को क्यों तकसीम कर रहे हैं आप? 7 जिला में जमा करा दिया। कराची और हैदराबाद के अलावा टैक्स दे कौन सा मानता सिंध रहा है? कोई एक नाम तो बता दीजिए आप। और उस पर खर्च क्या कर रहे हैं आप? 10% भी खर्च नहीं कर रहे, और फिर आप कह रहे हो कि ज्यादती हम जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम जो है इंटीरियर जाए, लाशें, बॉडी, डेड बॉडी। MQM का आपने जिक्र किया, MQM का यह नुमाइंदा कौन बैठा हुआ है? बात यह है कि जो उर्दू बोलने की बात करे आप उसको MQM का नुमाइंदा कह के थली लाइन लगा देते हो। GM सैयद ने क्या किया? हम तो ये बात नहीं करते कि सारे सिंधी जो है GM सैयद के पैरोकार हैं। हर सालगिरह के मौके पे पाकिस्तान का नक्शे का केक काटते थे। वो क्या नाम है उसका? एक सेकंड नहीं मानता। क्या नाम है उसका? शुक्रिया एक आपका। सेकंड, मैंने आवाम के लिए मैसेज लास्ट पूछा था, मिनट मैंने में बात कर लो। Please. नवाब शाह में पाकिस्तान को गालियां दी गई, मीडिया हाउस में ठरकी, सॉरी माफ कीजिएगा सरकी ने क्या कुछ नहीं किया। क्या करा आप लोगों ने? अच्छा जी, चलिए जी, हमारे शो का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म नहीं हुआ जी, शो का टाइम आज के लिए खत्म हुआ, मैंने रहना है यहाँ पे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा शो देखते पसंद करते हैं, मोहब्बत अपनी देते रहते हैं। बात ये है कि अगर मैंने किसी को 1000 का नोट देना है, मैंने किसी को आटा देना है, मैंने किसी को कपड़े देने हैं, तो कौन बंदा है, कौन ऐसी पार्टी है या कौन सा ऐसा इंसान है कि जिसने तस्वीर नहीं खींची? मैंने हर किसी की देखी हुई है, तो मैं किसी एक पार्टी को नहीं बोलूंगी, मैंने सबको देखा हुआ है, सब ये करते हैं। बाकी बस जाते जाते ये बात कहूँगी, रमज़ान की आमद है। कोशिश करें कि आप खुद अपनी सेफ्टी लाजमी करें। कोशिश करें कि अगर आसपास आपकी नज़र में कोई हकदार है ज़्यादा हक अगर आप नहीं अदा कर सकते, क्योंकि वक्त कुछ ऐसा है कि अमीर से अमीर बंदा भी गरीब अपने आप को समझ रहा है, पर जितना अदा कर सकते तो ज़रूर करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अपनी होस्ट, मेरे पास जब मिनट कम होता है मेरी ज़ुबान लड़खड़ाने लग जाती है, तो अपनी होस्ट एनी शाह को दे इजाज़त। अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह फिर आऊँगी, सैटरडे संडे आपके साथ होंगी। रमज़ान होगा इंशाल्लाह, तो अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। रमज़ान इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के बाद आपको पता है कि रमज़ान है, दुआओं में याद रखिएगा, खूब इबादत कीजिएगा, दिल साफ़ कीजिएगा, सबको मना लीजिएगा। इनको भी मैं मनाती हूँ कि आपस में दोस्ती कर लें, एक दूसरे की बातें मान लें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।